तो जैसा कि गाइज आप लोगों ने लास्ट एपिसोड के अंदर देख लिया था कि जो लू फैंग था वो ऑलरेडी अपनी सक्लूजन के बाहर आ चुका था, और जो मोरुशा होता है वो लू फैंग को एंटरटेन कराने के लिए अलग अलग जगहों के अंदर लेके जाता है। मोरुशा सबसे पहले लू फैंग को एक रेस्टोरेंट के अंदर लेके जाता है, जिसके बाद वहाँ पे बैठ के लू फैंग काफी ज्यादा लजीज खाना खाता है। जिसके बाद जो मोरुशा होता है वो लू फैंग को एक मंगुआ टावर के अंदर लेके जाता है। लू फैंग पूछता है कि ये मंगुआ टावर क्या चीज है। मोरुशा उसे कहता है कि ये काफी ज्यादा सीक्रेट जगह है मास्टर, आपको वहाँ पे जाके काफी ज्यादा मजा आएगा। इस जगह पे काफी सारे अलग अलग प्रैक्टिशनर्स आते हैं अलग अलग जगहों से, एंड यहाँ पे आपको काफी सारी वैरायटी के लोग देखने के लिए मिल जाएंगे। कुछ टाइम के अंदर ये मंगुआ टावर के काफी ज्यादा करीब पहुंच जाता है। मंगुआ टावर एक काफी ज्यादा बड़ा टावर था जिसके आसपास काफी सारे फॉर्मेशंस थे, एंड साथ ही साथ आसपास भी काफी सारी बिल्डिंग हम लोग को देखने के लिए मिल सकती थी। यहाँ पे काफी सारे क्रिएचर हम लोग को उड़ते हुए देखने के लिए मिल सकते थे। साथ ही साथ काफी सारे लोग यहाँ पे मजे कर रहे थे, खाना खा रहे थे, एंड यहाँ पे काफी सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स भी थे। इसके बाद जो मोरुशा होता है वो लू फैंग से कहता है कि आगे ही मास्टर ड्रीम फ्लावर टावर है, जो कि काफी ज्यादा कमाल की जगह है, बस ये जगह थोड़ी सी एक्सपेंसिव है। तभी एक क्रिएचर उड़ता हुआ इन लोगों के पास आता है और इनको ग्रीट करता है। एक्चुअली ये जो बंदा था ये मंगुआ टावर का एक सर्वेंट था जो कि लू फैंग को वेलकम करता है। ये लू फैंग को काफी ज्यादा रिस्पेक्टफुली गाइड कर रहा था। गाइस ऐसा इसलिए था क्योंकि जो इटर्नल ट्रू गॉड्स थे वो मोस्ट पावरफुल बींग्स माने जाते थे हुआंग सिटी के अंदर, एंड ये साथ ही साथ मेन पावर भी माने जाते थे हुआंग सिटी की। लू फैंग उस फिटर की तरफ देखते हुए कहता है कि मेरा फर्स्ट टाइम है जब मैं यहाँ पे आ रहा हूँ, तो यहाँ पे जितने भी अरेंजमेंट्स होंगे उन सब चीजों के लिए तुम ही रिस्पॉन्सिबल होंगे। वो वेटर कहता है जरूर सर, मैं आपके लिए यहाँ की सबसे ज्यादा बेस्ट जगह अरेंज करवाऊंगा। उसके बाद लू फैंग और मोरुशा इस सर्वेंट को फॉलो करता है। जब मोरुशा इतना ज्यादा अंदर जाता है इस मंगुआ टावर के, तो वो थोड़ा सा शॉक हो जाता है क्योंकि अभी तक वो इस टावर के इतना ज्यादा अंदर कभी नहीं गया था। क्योंकि जो मोरुशा था उसने अपनी आइडेंटिटी भी हाइड करके रखी थी कि वो एक वाइट ट्रू गॉड है। सो इसलिए उसको लू फैंग जितना स्पेशल ट्रीटमेंट भी पहले नहीं मिला था। लू फैंग उस फिटर को फॉलो करते करते फाइनली एक अखाड़े के अंदर आ जाता है, एंड जैसे ही लू फैंग इस अखाड़े में आता है लू फैंग के पूरी तरीके से होश उड़ जाता है। लू फैंग फिलहाल ऐसी जगह के ऊपर आ चुका था जिस जगह से उसे सख्त नफरत थी। एक्चुअली इस वक्त जो लू फैंग था वो इस वक्त एक अखाड़े के अंदर पहुंच चुका था, और इस अखाड़े के अंदर जो ट्रू गॉड लेवल के वॉरियर थे वो लाइफ एंड डेथ बैटल लड़ रहे थे, एंड साथ ही साथ चारों तरफ उन लोगों को खून खून बिखरा हुआ मिल सकता था, एंड काफी सारी डेड बॉडीज भी पड़ी हुई थी। जो दृश्य था ये देखने में काफी ज्यादा खूंखार और काफी ज्यादा भयानक लग रहा था। अखाड़े के बीचों बीच एक ट्रू गॉड लेवल का वॉरियर देखने के लिए मिल सकता था जो कि पूरी तरीके से खून से लथपथ था, और वही उसके सामने 3 और ट्रू गॉड लेवल के वॉरियर थे, एंड चारों तरफ इस अखाड़े के काफी सारे लोग बैठे थे। लोगों की फाइट कराने वाले जो लोग थे वो वाइट ट्रू गॉड लेवल के वॉरियर थे। वही चारों तरफ से जो लोग थे वो पैसे फेंक के और अपनी अपनी बोलियां लगा के इन लोगों को फाइट करवा रहे थे। तभी एक बंदा उठ के कहता है, काउ क्यूशन, तुम्हारे जो 10 सर्वेंट है जो कि तुमने इस बैटल के अंदर भेजे थे वो सारे के सारे मर गए, बस ये अकेला बचा हुआ है, एंड मेरे तो अभी भी 3 सर्वेंट बचे हुए हैं। ऐसा लग रहा है कि इस बार की जो बाजी है ये मैं ही जीतने वाला हूँ। लेकिन तभी वो बंदा कहता है कि नहीं नहीं, मेरा ये जो अकेला सर्वेंट है वो तुम्हारे 3 सर्वेंट के बराबर में है, ये काफी ज्यादा पावरफुल है, तुम बस देखो। जो काउ क्वेश्चन होता है वो अखाड़े के अंदर खड़ा वो अकेले आदमी से कहता है कि देखो, अगर तुमने इन तीनों को मार दिया तो मैं डेफिनेटली तुम्हें काफी सारे रिवॉर्ड्स दूंगा, एंड अगर तुम हार गए तो मैं तुम्हारी पूरी की पूरी फैमिली को खत्म कर दूंगा। तो चाहे कुछ भी हो जाए तुम्हें ये मैच बिल्कुल भी नहीं हारना है। ये जो बैटल है ये तब खत्म होगा जब एक साइड के सारे सर्वेंट खत्म हो जाएंगे। जब लू फैंग ये सारी चीजें देखता है तो डेफिनेटली उसे ये सब चीजें बिल्कुल पसंद नहीं आती। लू फैंग बहुत अच्छी से जानता था कि ये सारे के सारे जो लोग जो कि इन बैटल्स के अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, लोग अपनी मर्जी से फाइट बिल्कुल भी नहीं कर रहे, इन्हें जबरदस्ती यहाँ पे लड़वाया जा रहा है। इनकी फैमिली और बाकी लोगों को लाइफ एंड डेथ थ्रेट देके ये सारे जो लोग हैं ये छोटे मोटे ट्राइब के लोग हैं जो कि हुआंग सिटी के अंदर थोड़ा मोड़ा पैसा कमाने के लिए आए हैं। इन कमीनों ने इन्हें यहाँ पे जबरदस्ती पकड़ के रखा है, एंड इनके फैमिली की इनको धमकी दी जाती है कि अगर ये लोग फाइट नहीं करेंगे तो इनकी ट्राइब को खत्म कर देंगे ये लोग। इसके बाद एकदम से जो लू फैंग होता है उसे काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है, और लू फैंग इन लोगों की तरफ देखता है गुस्से में, एंड जैसे ही लू फैंग इन लोगों की तरफ देखता है एक इनविजिबल सा ऑरा जो होता है वो पूरे तरीके से चारों तरफ इस हॉल के अंदर बिखर जाता है। अखाड़े के अंदर वो लोग भी फाइट करने वाले थे कि वो लोग भी अपनी अपनी जगह पे पूरी तरीके से अटक चुके थे। टर्नर ट्रू गॉड लेवल के वॉरियर का ऑरा इतना ज्यादा पावरफुल था कि यहाँ पे जितने भी लोग थे वो पूरी तरीके से जम चुके थे, एंड सब लोगों की फटके 1000 हो चुकी थी। इसके बाद जो लू फैंग होता है वो उस वेटर की तरफ देखता है गुस्से में और कहता है कि आज मैं काफी अच्छे मूड में था, लेकिन ये सारी चीजें दिखा के तुमने मेरा पूरा मूड स्पॉइल कर दिया। सिटी के अंदर तो किसी को भी मारना पूरी तरीके से बैन है, तो इस तरीके से ये लोग खुले आंग एक दूसरे के साथ कैसे फाइट कर सकते हैं। वेटर कहता है कि ये लोग खुद की मर्जी से फाइट कर रहे हैं, इन लोगों से कुछ कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाए गए हैं, बकवास है ये सब, मैं जानता हूँ कि इन्हें जबरदस्ती लड़वाया जा रहा है। लू फैंग काफी ज्यादा गुस्से में कहता है।
उसके बाद उस वेटर की भी पूरी तरीके से पैंट गीली हो जाती है और वो वेटर लो फैंग के सामने झुक के खड़ा हो जाता है और कहता है कि योर मैजेस्टी, मुझसे जो भी गलती हुई मुझे माफ करना, आज आपका मूड खराब हुआ उसका जिम्मेदार बस मैं हूँ। तो आज रात के लिए मंगवा टावर के अंदर जितने भी अरेंजमेंट्स आपके लिए करवाए जाएंगे वो सारी की सारी फ्री होंगे एज अ कंपनसेशन। इसके बाद लू फैंग मुड़ता है और यहाँ से जाने लग जाता है। वही जो मोरुशा होता है वो भी इन लोगों की तरफ गुस्से में देखता है और कहता है, रामजादो, अगर तुमने ये सब बंद नहीं किया तो तुम्हारी जिंदगी ज्यादा टाइम तक तुम्हारे पास नहीं रहेगी। इसके बाद लू फैंग और मोरुशा दोनों के दोनों यहाँ से चले जाते हैं। वही पीछे से और 2-4 वेटर आते हैं और इन सब लोगों को यहाँ से भगाने लग जाता है। वो चिल्लाने लग जाता है कि अगर तुम सब लोगों को अपनी जान प्यारी है तो जल्दी से यहाँ से भागो। सुप्रीम गॉड काफी ज्यादा गुस्से में लग रहे थे, अगर वो दोबारा से यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। नीचे जो वॉरियर्स फाइट कर रहे थे वो काफी ज्यादा शॉक हो जाता है, लेकिन साथ ही साथ वो काफी ज्यादा खुश भी थे, अभी उन्हें लड़ना नहीं पड़ रहा। इसलिए वो जो अकेला वॉरियर होता है वो आसपास अपनी साथियों की डेड बॉडीज को उठाना स्टार्ट कर देता है और अपनी साथियों की डेड बॉडी उठा के यहाँ से जाने लग जाता है। वही वो जो 3 वॉरियर्स थे वो लोग भी अपने अपने साथियों की डेड बॉडी उठा के यहाँ से जाना स्टार्ट कर देते हैं। असल में देखा जाए तो गाइस ये सारे के सारे ट्रू गॉड भी दिल के काफी ज्यादा साफ थे और ये लोग आपस में कभी भी नहीं लड़ना चाहते थे, लेकिन इन लोगों ने इन्हें थोड़ी सी पैसों के लालच में जबरदस्ती कुछ कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा के रखे थे एंड इन लोगों को ये लोग धमकी देते थे कि अगर ये लोग यहाँ पे फाइट नहीं करेंगे तो ये इनकी पूरी की पूरी ब्लड लाइन को खत्म कर देंगे। भाई हम लोगों को मोरुशा और लू फैंग देखने के लिए मिलता है। जो मोरुशा होता है वो लू फैंग से कहता है कि मंगवा टावर एक काफी अच्छी जगह है जहाँ पे काफी सारे लोग एंजॉय करने के लिए आते हैं, बट ये सारे के सारे व्हाइट ट्रू गॉड ये सारे के सारे बड़े बड़े फैमिलीज है एंड इसलिए ये लोग जब यहाँ पे इस तरीके की चीजें करते हैं तो यहाँ के जो वेटर है वो भी इन लोगों को नहीं रोक पाते। लू फैंग कहता है इसलिए इन लोगों का बस एक ही इलाज है कि इन लोगों से जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी छुटकारा पा लेना चाहिए, यानी कि इन्हें मार देना चाहिए। मोरुशा होता है वो लू फैंग की तरफ देखता है और मन ही मन सोचता है कि जो उसके मास्टर है वो काफी ज्यादा काइंड हार्टेड पर्सन है, उसके मास्टर के कारण आज वो जो लोग रिंग के अंदर लड़ रहे थे उन लोगों को एक नई जिंदगी मिल गई एंड शायद से वो कुछ टाइम तक और जिंदा रह पाएंगे। वहाँ पे हम लोग को काले कपड़ों के अंदर एक औरत देखने के लिए मिलती है, जिससे तुरंत वो जो वेटर होता है वो लू फैंग को मिलवाता है एंड वो उस लड़की को मिलवाते हुए कहता है कि जो लड़की है इसका नाम है मास्टर सुया एंड ये इस टावर की जो ओनर है उसकी डिसाइपल है। बताया जाता है कि इस टावर की जो ओनर है वो एक इटर्नल ट्रू गॉड है और वो इस टावर के अंदर स्पेशल जगह पे कुछ इटर्नल ट्रू गॉड्स को बुला के कुछ इल्यूजन परफॉर्म करती है, यानी कि जो इल्यूजन होता है ये नॉर्मल से माइनर से इल्यूजन होता है जो कि गेस्ट को एंटरटेन करने के लिए किए जाते हैं। वही मास्टर के ये सारे जो डिसाइपल्स है वो यहाँ के ट्रू गॉड लेवल के वॉरियर्स को एंटरटेन करते हैं। इनके जो इल्यूजन्स होते हैं वो सच्ची में काफी ज्यादा प्लेजरफुल होता है। आई होप कि लॉर्ड को इनके इल्यूजन्स काफी ज्यादा पसंद आएंगे। जो लू फैंग था उसने अभी अभी 9 नाइटमेयर रिलम को प्रैक्टिस किया था एंड डेफिनेटली वो अभी भी इस चीज को प्रैक्टिस कर रहा था एंड अगर इल्यूजन्स को किसी एनिमी के साथ फाइट करने के लिए नहीं बल्कि किसी को एंटरटेन करने के लिए यूज किया जाए तो डेफिनेटली ये चीज काफी ज्यादा इफेक्टिव हो सकती है, यानी कि मजेदार हो सकती है। के बाद जो लू फैंग होता है उसे एक हॉल में लाके बैठा दिया जाता है। वही वो जो लड़की होती है सुया वो स्टेज पे जाके खड़ी हो जाती है, जिसके बाद जैसे ही वो अपने हाथों को वेव करती है आसपास हम लोग को काफी सारे मैजिकल म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट देखने के लिए मिल सकते थे। के बाद वो अपनी डिवाइन पावर्स की मदद से उन सारे के सारे मैजिकल इंस्ट्रूमेंट्स को बजाना स्टार्ट कर देती है और सडनली एक काफी ज्यादा ईयर पियर्सिंग साउंड उनके अंदर से प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाता है। म्यूजिक था ये इतना था फ्लुएंट और इतना था साफ था कि लू फैंग को ये सुनते ही एकदम से ज्यादा अच्छा फील होने लग जाता है। वो जो लड़की होती है वो अपनी डिवाइन इल्यूजन को भी परफॉर्म करना स्टार्ट कर देती है एंड जैसे ये जो इल्यूजन होता है ये म्यूजिक के साथ कंबाइन होता है, जो लू फैंग होता है उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे कि वो एकदम से अपनी पास्ट मेमोरीज के अंदर जा रहा है, यानी कि उसे अपने पास्ट के सारे पल याद आने लग गए थे। लू फैंग को वो सारे दिन याद आ रहे थे जब अर्थ के अंदर चारों तरफ पूरी तरीके से तहलका मच चुका था। जो गोल्डन हॉर्न बीच था वो उसने सब लोगों के नाक के अंदर दम करके रखा था। के बाद वो जो लड़की होती है वो इन सारे इल्यूजन्स की इंटेंसिटी को और ज्यादा बढ़ाती रहती है। ऐसे तो जो लू फैंग था वो एक इटर्नल ट्रू गॉड था, सो इस तरीके के इल्यूजन्स का उसके ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए एंड साथ ही साथ जो लू फैंग था उसकी जो डिवाइन विल थी ऑलरेडी वो चॉइस लेवल के ऊपर पहुंच चुकी थी। स्टिल जो लू फैंग था उसे ये चीज काफी ज्यादा अच्छी लग रही थी, इसलिए वो इन सब चीजों के अंदर मंत्र मुक्त होने की कोशिश करता है एंड साथ ही साथ वो इन इल्यूजन्स को रिस्ट्रेन भी नहीं करता। इसी के साथ साथ लू फैंग को याद आता है कि उसके पास एक सीक्रेट मेथड है जो कि माइंड और विल को और ज्यादा पावरफुल बनाता है। इस मेथड का नाम था लियो युन शो, यानी कि 7 इमोशन माइंड रिफाइनिंग मेथड। फैंग जो होता है वो साथ ही साथ अपने हार्ट को इस मेथड के थ्रू ट्रेन करना भी स्टार्ट कर देता है ताकि उसका जो माइंड है वो और ज्यादा एम्पलीफाई हो जाए इन सब चीजों से। ब्लू फैंग इस मेथड को प्रैक्टिस कर रहा था तो उसे काफी सारे मूड एक साथ फील हो रहे थे, जैसे कि पल में वो काफी ज्यादा खुश हो जाता था तो वो पल में काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता था, कभी वो काफी ज्यादा नाराज हो जाता था तो कभी उसका मूड पूरी तरीके से नॉर्मल हो जाता था।
क्योंकि जो लू फैंग था वो अपने इस 7 इमोशन माइंड रिफाइनिंग मेथड को इस लड़की के जो डिवाइन पावर विल इल्यूजन था उसके इन्फ्लुएंस के अंदर यूज कर रहा था। इसका जो असर होता है वो काफी ज्यादा बढ़ जाता है। इसके कारण एकदम से लू फैंग के सामने वाली जो जगह होती है वो पूरी तरीके से हिलने लग जाती है। लेकिन तभी लू फैंग कहता है कि चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम अपने इल्यूजन को कंटिन्यू रखो। उसके बाद जैसे जो लू फैंग होता है वो अपनी आंखों को बंद करता है, वो अर्थ के अंदर पहुंच जाता है। वो उस टाइम के अंदर पहुंच चुका था जब मो हेंडरसन, ईस्टर, त्रिपाठी सिंह और जिया ही सारे के सारे उसके पुराने साथी उसके साथ बैठ के मजे कर रहे थे। सीन शिफ्ट होता है और उसे देखने के लिए मिलता है कि किस तरीके से उन 6 लोगों ने अपने आप को सेक्रीफाइस कर दिया था उस गोल्डन ऑन बीस्ट के साथ फाइट करने के लिए। इस चीज को देख के लू फैंग को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और जो लू फैंग होता है वो उस गोल्डन हॉर्न बीस्ट को मारने के लिए निकल पड़ता है। लू फैंग उस गोल्डन हॉर्न बीस्ट को मार रहा था तो वो लाइफ एंड डेथ के बीच में रिकॉग्निट हो रहा था। सारी की सारी तो पास्ट की बातें थी, लेकिन क्योंकि जो लू फैंग था वो 7 इमोशन माइंड रिफाइनिंग मेथड का यूज कर रहा था, इसलिए उसके जो इमोशंस होते हैं वो धीरे धीरे आउट ऑफ कंट्रोल जाने लग जाता है और उसके आंखों से पानी आने लग जाता है। तो वो जो सर्वेंट होती है वो देखती है कि लू फैंग काफी ज्यादा इमोशनल हो रहा है, तो ये चीज देख के वो काफी ज्यादा शॉक हो जाती है कि उनके ये जो छोटे मोटे इल्यूजन्स होते हैं इनका कोई भी असर किसी भी इटर्नल ट्रू गॉड लेवल के वॉरियर के ऊपर बिल्कुल भी नहीं होता। बट इस वक्त जो लू फैंग था उसके टाइम के ऊपर काफी सारे इमोशन चेंज हो रहे थे। वही जो मोरुशा होता है उसे लू फैंग की काफी ज्यादा चिंता हो जाती है, तो लू फैंग की तरफ जाता है और कहता है कि मास्टर आपको क्या हो गया, आप अचानक से इस तरीके से क्यों बिहेव कर रहे हो। लू फैंग इल्यूजन से बाहर आके मोरुशा से कहता है कि वो ठीक है और उसे अभी किसी की जरूरत नहीं है। जिसके बाद जो मोरुशा होता है वो पीछे हट जाता है। वही वो जो वेटर होता है वो लू फैंग को थोड़ी सी और दारू सर्व करता है एंड लू फैंग जमा के दारू पीता है। इस वक्त मोरुशा को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि अचानक जो लू फैंग है उसका मूड इतना खराब क्यों हो गया। अभी आगे उसकी कोई भी हिम्मत नहीं होती कि वो लू फैंग से कुछ भी पूछे, लेकिन ये चीज बस लू फैंग को बताती कि जो लू फैंग था वो 7 इमोशन हार्ड रिफाइनिंग मेथड का इस्तेमाल कर रहा था, जिसके लिए बार बार उसे अपने विल को टेम्पर करना पड़ रहा था। अपने विल को टेम्पर और होन करने के लिए लू फैंग उस मैजिशियन की मदद ले रहा था, उसके इल्यूजन्स का हेल्प ले रहा था। जो लू फैंग का मूड खराब था वो कुछ टाइम के बाद वापस से ठीक हो जाता है और लू फैंग मन ही मन सोचता है कि अगर इसी तरीके से उसका जो मूड है वो हमेशा खराब रहा और वो हमेशा इमोशनल शॉक के अंदर रहा तो वो पूरी तरीके से पागल हो जाएगा। अपने दिमाग के ऊपर थोड़ा सा काबू रखना पड़ेगा। जैसे जो लू फैंग होता है वो थोड़ा सा नॉर्मल होता है, वो उसके साइड वाले वेटर से पूछता है कि जो म्यूजिशियन सूया है इसका जो इल्यूजन टेक्निक है ये सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है पूरे के पूरे मैंगुआ टावर के अंदर। के बाद वो जो वेटर होता है वो लू फैंग को बताता है कि डेफिनेटली इस जगह की जो स्ट्रॉन्गेस्ट म्यूजिशियन है वो इस जगह की ओनर है। मास्टर सूया के अलावा यहाँ पे और 10 ऐसे म्यूजिशियंस है जो कि बाकी लोगों को एंटरटेन करता है। उसके बाद लू फैंग कहता है कि चलो ठीक है, उन सभी लोगों को बारी बारी से मौका दो मुझे एंटरटेन करने का। उसके बाद वो जो वेटर होता है वो बारी बारी से उन सभी लोगों को यहाँ पे लाने लग जाता है। के बाद जो लू फैंग होता है वो इन 10 म्यूजिशियंस के म्यूजिक को सुनता है, साथ ही साथ 7 इमोशन रिफाइनिंग हार्ट टेक्निक को रिफाइन कर रहा था। कुछ टाइम के बाद वो जो वेटर होता है वो लू फैंग को डिस्टर्ब करते हुए कहता है, योर एक्सीलेंसी, अगर आप इन सारे म्यूजिशियन से थोड़े बहुत सेटिस्फाई हो चुके होंगे तो हमारे मंगवा टावर के अंदर और भी काफी सारी चीजें हैं जो कि आपको इंटरेस्टिंग लग सकती है। तभी जो लू फैंग होता है वो उठ के खड़ा हो जाता है और कहता है कि नहीं, आज के लिए इतना बहुत है, कि ये जो मजा है वो किसी और दिन करेंगे। लेकिन जाते जाते जो शिया होता है उसे एक लड़की यहाँ पे पसंद आ जाती है एंड इस लड़की का नाम होता है आरोया। लू फैंग कहता है कि ये लड़की, इसका नाम क्या है। वो वेटर कहता है इस लड़की का नाम आरोया है एंड ये एक प्लांट लाइफ फॉर्म है और ये ओरिजिन कॉन्टिनेंट से ही है। फैंग कहता है कि इसकी आवाज काफी ज्यादा मधुर और काफी ज्यादा इमोशनल और साथ ही साथ काफी ज्यादा सॉफ्ट भी है, मुझे ये लड़की पसंद आई। जिसके बाद जो लू फैंग होता है वो कुछ क्रिस्टल सैंड के ग्रेन्स बाहर निकालता है एंड इस लड़की की तरफ थ्रो कर देता है। ये सारे के सारे जो क्रिस्टल सैंड के ग्रेन्स होते हैं ये जमीन के ऊपर नहीं गिरते बल्कि आसमान के अंदर ही फ्लो कर रहे होता है। जो मोरुशा होता है वो उस लड़की की तरफ देखता है और कहता है, देखो हमारे मास्टर किसी को भी इतना आसानी से कोई चीज नहीं देते, तुम्हें मिल रही है तो जल्दी से ले लो। इसके बाद वो जो लड़की होती है वो तुरंत उन सैंड के ग्रेन्स को कलेक्ट कर लेती है और तुरंत लू फैंग को ग्रीट करते हुए कहती है कि मास्टर आपका काफी ज्यादा धन्यवाद। लू फैंग कहता है कि इन सब चीजों की कोई जरूरत नहीं है, वैसे भी मुझे किसी और का एडवांटेज उठाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। यानी कि जो लू फैंग था वो किसी भी तरीके की मुफ्त की सर्विस लेने वाला बंदा तो बिल्कुल भी नहीं था। लू फैंग और मोरुशा के जाने के बाद वो जो वेटर होता है वो आरोया की तरफ देखता है और कहता है कि आरोया, ये जो सुप्रीम लॉर्ड है ये तुमसे काफी ज्यादा सेटिस्फाई हुए एंड इसी चीज के लिए तुम्हें 10 चॉस क्रिस्टल भी रिवॉर्ड के तौर पे दिए जाएंगे। भाई आरोही के साइड के अंदर और भी काफी सारी लड़कियां खड़ी रहती है एंड इन सब लोगों ने भी लू फैंग को एंटरटेन किया था, बट इन सब लोगों को वो स्पेशल ट्रीटमेंट लू फैंग से नहीं मिला था जो लू फैंग ने आरोया को दिया। इसलिए डेफिनेटली इन लोगों को थोड़ी सी जेलसी मच रही थी आरोया से। हम लोगों को मंगवा टावर के एक डीप बेसमेंट के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे इस मंगवा टावर की ओनर थी। इस ओनर के पास वही वेटर आता है जो कि लू फैंग को अभी थोड़े टाइम पहले गाइड कर रहा था। वो वेटर आके यंग वुमेन से कहता है कि मास्टर, वो जो इटर्नल ट्रू गॉड था वो ऑलरेडी अभी यहाँ से जा चुका है।
इटर्नल ट्रू गॉड का जो सर्वेंट था वो ऑलरेडी हमारे इस पैलेस के अंदर पहले भी काफी बार आया है, लेकिन इस बार वो अपने मास्टर को लेके आया था जो कि फर्स्ट टाइम यहाँ पे आ रहे थे। डेफिनेटली उन्हें ये जो जगह ही काफी ज्यादा पसंद आई, बस स्टार्टिंग में वो थोड़ा से नाराज हो गए थे उस बैटलफील्ड को देख के, बट बाद में आरोही की म्यूजिक के कारण वो काफी ज्यादा खुश हो गए और आरोही का वो कुछ सैंड क्रिस्टल्स भी देखे गए। बट बस इस इटर्नल ट्रू गॉड के बारे में एक चीज थोड़ी सी अलग थी। म्यूजिक सुनते वक्त ये जो बंदा है ये अचानक से थोड़ा सा नाराज हो गया और इसके बाद वो रोने लग गया। ऐसे तो जो ट्रू गॉड ऑफ वाइट स्पेस लेवल के वॉरियर होते हैं उनके इल्यूजन को कोई भी घंटा फर्क नहीं पड़ता एक इटर्नल ट्रू गॉड को। तो उसके बाद भी लू फेंग के माइंड के ऊपर ये सारी चीजें इस तरीके से इम्पैक्ट कैसे कर सकती है, क्योंकि अगर लॉजिकली देखा जाए तो वो सारे के सारे बस वाइट ट्रू गॉड लेवल के वॉरियर्स थे। बट स्टिल वो जो इटर्नल ट्रू गॉड था उन्हें वो सारे लोग काफी ज्यादा पसंद आए। इस हॉल की जो लेडी होती है वो कहती है, ये सही में सुनने में काफी ज्यादा अनबिलीवेबल सा लगता है कि वो जो इटर्नल ट्रू गॉड है वो बस एक ऑर्डिनरी से वाइट ट्रू गॉड की म्यूजिक को सुन के रो पड़ा। उसकी जो विल है वो सही में इतनी ज्यादा कमजोर है, लेकिन फिर वो ज्यादा लू फेंग के बारे में नहीं सोचती। वो सोचती है कि मे बी ये जो बंदा है ये किसी कमजोर ट्राइब का बंदा होगा और इसने अपने विल पावर के ऊपर ज्यादा फोकस नहीं किया होगा, लेकिन बाय कोइंसिडेंटली शायद से इसने अपना ब्रेक थ्रू कर लिया होगा। यही रीजन है शायद से जिसके कारण ये ट्रू गॉड ऑफ वाइट स्पेस लेवल की बंदी का भी इल्यूजन का सामना नहीं कर पा रहा। या फिर एक कारण ऐसा हो सकता है कि ये जो बंदा है मे बी ये इमोशनली थोड़ा सा वीक हो। अभी वो जो सर्वेंट होता है वो कहता है कि लॉर्ड वो तो बस एक ट्रू गॉड ऑफ वाइट लेवल की वॉरियर थी, अगर आप पर्सनली वहाँ पे म्यूजिक सुनाने जाते हो तो आपकी म्यूजिक से वो बंदा कितना ज्यादा इफेक्ट हो जाएगा। तभी वो जो लड़की होती है वो कहती है कि देखो इटर्नल ट्रू गॉड जो होता है उन्हें अपनी जाल के अंदर फंसाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, बट स्टिल दो ऐसे इटर्नल ट्रू गॉड्स है जो कि ऑलरेडी मेरे से बहुत बुरी तरीके से ऑब्सेस्ड है। इसके दिमाग में एक तरकीब आती है कि अगर ये लू फेंग को भी अपने लिए ऑब्सेस्ड करा लेती है तो वो उसे अपने इस मैंगुआ टावर के लिए इस्तेमाल कर सकती है। उस करने का मतलब है कि वो लू फेंग को अपना दोस्त बना के एक वॉरियर अपने मैंगुआ टावर की तरफ कर सकती है कि जब भी उसे ज़रूरत पड़े तो लू फेंग उसकी मदद करे। इसलिए वो उस सर्वेंट से कहती है कि देखो जाके उस लड़की को बता दो कि अगले 10 दिनों के अंदर मैं अपना 100 फ्लावर बैंकेट शो ऑर्गेनाइज कराने वाली हूँ, के अंदर मैंगो टावर की ओनर खुद आके वहाँ पे म्यूजिक प्ले करेगी। ये जो चीज़ होगी ये बस कुछ ही स्पेशल गेस्ट के लिए होंगी। मेरे इस शो के अंदर सारे के सारे इटर्नल ट्रू गॉड आएंगे। बस सीन शिफ्ट होता है और हम लोगों को अगले दिन का सीन दिखाया जाता है ओरिजिन कॉन्टिनेंट के अंदर, जहाँ पे लू फेंग मोरुशा के साथ काफी सारी जगहों के ऊपर घूम रहा था। तभी एक सर्वेंट आके लू फेंग से कहता है, योर एक्सीलेंसी हमारी जो मैंगो टावर की जो होस्ट है वो जल्दी 100 फ्लावर बैंकेट शो ऑर्गेनाइज कराने वाली है। इसके अंदर वो खुद पर्सनली आके आप लोगों को इल्यूजन्स के साथ एंटरटेन करेंगे। एंड ये जो शो है ये 10 दिन के बाद होने वाला है। लू फेंग थोड़ा सा खुश और थोड़ा सा एक्साइटेड हो जाता है। वो सोचता है कि वो जो लड़की थी आरुया उसका जो इल्यूजन था वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल था, उसके इल्यूजन की मदद से लू फेंग को काफ़ी ज़्यादा मदद मिली थी अपने टेक्निक को होन करने के लिए। उसके बाद लू फेंग स्माइल करते हुए उस सर्वेंट की तरफ देखता है और कहता है कि अगर तुम्हारी ओनर ने मुझे पर्सनली इन्वाइट किया है तो मैं डेफिनेटली वहाँ पे आऊँगा। के बाद वो जो सर्वेंट होता है वो लू फेंग से उसका नाम पूछता है। लू फेंग कहता है कि मेरा नाम लू है। वो जो सर्वेंट होता है वो मन ही मन हंस रहा होता है कि अच्छा इस बार ये जो शो है वो इस इटर्नल ट्रू गॉड के लिए ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, यानी कि ये जो ट्रू गॉड है अगर इसे हमारे मास्टर के ऊपर क्रश हो जाता है तो डेफिनेटली हमारे पास एक और वॉरियर होगा, के कारण जो मैंगुआ टावर के पावर है वो और ज्यादा बड़ी हो जाएगी इसके साथ रिलेशनशिप रख के। रिलेशनशिप होता है और हम लोग को ओरिजिनल यूनिवर्स का सीन देखने के लिए मिलता है, जहाँ पे हम लोगों को लू फेंग की टीचर देखने के लिए मिलता है, मास्टर जाओ शेंग की। इस वक्त वो अपने खुद के मिनीचर यूनिवर्स के अंदर थे, जिसके बाद वो अपने मिनीचर यूनिवर्स के बाहर आते हैं और अपने मिनीचर यूनिवर्स को देखते हैं। एंड वो कहता है मुझे यहाँ पे आए हुए ऑलरेडी 10,000 एपॉक्स बीत चुके हैं। एपॉक्स गाइस एक टाइम लाइन है, कहता है कि यहाँ का जो टाइम है वो ओरिजिन कॉन्टिनेंट के हिसाब से 10,000 टाइम फास्टर है। इसका मतलब पता नहीं कि ओरिजिन कॉन्टिनेंट के अंदर कितने सारे टाइम बीत चुका होगा। इतना ज्यादा लंबा टाइम होने के बाद भी मैं बस एक ट्रू गॉड ही हूँ, मेरी जो स्ट्रेंथ है वो ज्यादा नहीं बढ़ी। मास्टर जाओशन की थोड़े से नाराज देखने के लिए मिल सकते थे, ऐसा लग रहा था कि वो काफी ज्यादा बोर हो चुके हैं। इसके बाद वो अपने शिप के अंदर बैठते हैं और लू फेंग के मिनीचर यूनिवर्स की तरफ जाना स्टार्ट करते हैं। उसी टाइम के अंदर वो लू फेंग के मिनीचर यूनिवर्स के काफी ज्यादा क्लोज पहुंच जाते हैं। एंड जैसे ही वो लू फेंग के मिनीचर यूनिवर्स को देखते हैं वो पूरी तरीके से शॉक हो जाता है कि लू फेंग का जो मिनीचर यूनिवर्स था वो पहले से ऑलरेडी काफी ज्यादा बड़ा हो चुका था। साथ ही साथ उसकी जो चॉइटिक एयर फ्लो ऑब्जर्व करने की पावर है वो भी काफी ज्यादा स्लो डाउन हो चुकी थी। इसका मतलब वो समझ चुके थे कि जो लू फेंग की डिवाइन बॉडी है वो ऑलरेडी अपनी लिमिट्स तक ग्रो कर चुकी है। उसके मिनीचर यूनिवर्स को देख के वो समझ जाता है कि इस वक्त जो लू फेंग की डिवाइन बॉडी है उसकी साइज लगभग 15 बिलियन से 20 बिलियन किलोमीटर के आसपास होगी। मास्टर जाओ शेंग को ये सारी चीजें इसलिए इतनी चीजें बताती क्योंकि वो भी ओरिजिन कॉन्टिनेंट से ही थे। इसके बाद वो काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं और वो मन ही मन सोचते हैं कि लिटरली लू फेंग की डिवाइन बॉडी कितनी ही ज्यादा बड़ी है उसके करंट लेवल के हिसाब से। वो फ्यूचर के अंदर डिवाइन किंग बन जाएगा तो इवन 8 से 10 डिवाइन किंग्स भी मिलकर अगर उसे मारना चाहे उसके बाद भी वो उसे नहीं मार पाएंगे।
अचानक से उनका जो मूड होता है वो फ्लक्चुएट होता है और उन्हें गुस्सा आने लग जाता है और आसपास का स्पेस बुरी तरीके से फ्लक्चुएट करने लग जाता है। वो कहता है कि एज लॉन्ग एज लू फेंग इसी तरीके से ग्रो करता रहेगा, मेरे पास होप है अपने बदले के लिए। मास्टर जाओ शेंकी थे, उनकी जिंदगी बद से बदतर कर दी गई थी उन 3 रूलर्स के द्वारा जो कि फूड किंगडम को रूल कर रहे हैं। लेकिन करंट इन्फॉर्मेशन के हिसाब से फूड किंगडम के अंदर 5 रूलर्स है, लेकिन जो पहले के 3 रूलर्स थे उन्होंने उनकी सिस्टर, उनकी वाइफ, उनके फ्रेंड्स, उनके भाई, उनके डिसाइपल सभी लोगों को मार दिया था एट द एंड। वैसे तो वो मास्टर जाओ शेंकी को भी मारना चाहते थे, लेकिन मास्टर जाओ शेंकी जैसे तैसे करके वहां से भाग निकले, ओरिजिनल यूनिवर्स के अंदर आए। उन्होंने लू फेंग को अपना डिसाइपल बनाया, उसे इस हद तक पावरफुल बनाया ताकि लू फेंग एक दिन उनका बदला ले सके। लू फेंग के पास जो सबसे बड़ा ग्रेटेस्ट एडवांटेज था वो थी उसकी डिवाइन बॉडी, जो कि किसी और पर्सन के पास नहीं हो सकती, फिर हो भी सकती है, ये हम लोगों को फ्यूचर के अंदर बताया जाएगा। अभी जो मास्टर जाओ शेंकी है वो पूरी तरीके से मंत्रमुग्ध हो चुके थे, उन्हें समझ आ चुका था कि जल्दी उनका बदले का टाइम भी आने वाला है। इसलिए वो कहता है कि अभी टाइम आ चुका है कि मुझे भी रिकॉग्नाइट कर लेना चाहिए कि जो मास्टर जाओ शेंकी है उनका जो मिनीचर यूनिवर्स है वो पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा यहाँ पे, एंड वो वापस से एक नया जन्म लेंगे ओरिजिन कॉन्टिनेंट के अंदर। ओरिजिन कॉन्टिनेंट के अंदर एक नया जन्म लेने के बाद उनकी पावर्स और साथ ही साथ उनकी मेमोरीज सेम रहेगी या नहीं रहेगी ये तो हम लोग को आगे ही पता चलेगा। के बाद फाइनली 10 दिन का टाइम खत्म हो जाता है और जो लू फेंग और जो मोरूशा होता है वो हम लोगों को मंगवा टावर के अंदर देखने के लिए मिल सकते थे। जब ये लोग मंगवा टावर के ऑडिटोरियम के अंदर जाते तो उन लोगों को देखने के लिए मिलता है कि वहाँ पे बस वो लोग थे, ऐसा लग रहा था कि वो लोग यहाँ पे सबसे पहले आए। के बाद तुरंत एक सर्वेंट आके लू फेंग को ग्रीट करता है एंड उन्हें एक सीट के ऊपर जाके बैठा देता है। मोरूशा भी उसके साइड में बैठ जाता है। लू फेंग के जस्ट बाद कुछ टाइम के बाद एक और इटर्नल ट्रू गॉड लेवल का वॉरियर यहाँ पे आता है हंसते हुए। वो कहता है कि लगता है कि इस बार भी सबसे पहले मैं ही यहाँ पे पहुंचा हूँ। तभी अचानक से उसकी नजर लू फेंग की तरफ जाती है एंड वो थोड़ा सा शॉक हो जाता है। वो कहता है इसका मतलब मेरे से पहले यहाँ पे कोई और आ गया। भी एक सर्वेंट आके लू फेंग को उस इटर्नल ट्रू गॉड के साथ मीटअप करवाता है, यानी कि इंट्रोड्यूस कराता है। इस इटर्नल ट्रू गॉड का नाम था इन टियायान। टियानयान काफी ज्यादा फ्रेंडली किस्म का इटर्नल ट्रू गॉड था जो कि लू फेंग से मिलता है एंड लू फेंग को भाई कह के बुलाता है। वो कहता है भाई ऐसा लगता है कि तुम अभी अभी हुआंग सिटी के अंदर आए हो, अगर तुम्हें कोई दिक्कत ना हो तो क्या मैं तुम्हारे साथ बैठ सकता हूँ। लू फेंग स्माइल करता है और कहता है कि जरूर, जिसके बाद जो लू फेंग होता है वो मोरूशा को थोड़ा सा कोने में बैठा देता है कि 2 इटर्नल ट्रू गॉड के नजदीक कोई वॉइड ट्रू गॉड ऐसा बैठेगा या फिर कोई सर्वेंट बैठेगा तो ये अच्छा नहीं लगता। लेकिन जैसे कि हम लोग को ऑलरेडी पता है कि जो मोरूशा है वो भी एक इटर्नल ट्रू गॉड है, जस्ट उसने अपनी पावर्स को हाइड करके रखा है। मोरूशा को थोड़ा सा बुरा तो लगता है, लेकिन फिर वो कोने में जाके बैठ जाता है और मस्त वहां पे बैठ के दारू वारू पीता रहता है। लू फेंग इन टियानयान की तरफ देखता है और कहता है कि ये सच है कि मैं अभी अभी हुआंग सिटी के अंदर आया हूँ और मेरे बस कुछ ही दोस्त हैं। इसके बाद इन टियानयान स्माइल करते हुए कहता है भाई चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, आज से मैं भी तुम्हारा दोस्त हूँ एंड अगर हुआंग सिटी के अंदर तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम आए तो तुम मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। आफ्टर ऑल मैं एक गुड वेपन रिफाइनर हूँ और साथ ही साथ मेरी काफी ज्यादा पहचान है इस जगह के अंदर। जब लू फेंग ये चीज सुनता है तो डेफिनेटली थोड़ा सा शॉक होता है, जिसके बाद वो आके अंदर मुंडी हिलाता है और मन ही मन सोचता है जो ब्रदर इन है वो ऑलरेडी पूरे के पूरे हुआंग सिटी के अंदर वन ऑफ द बेस्ट वेपन रिफाइनर है। चीज काफी ज्यादा अमेजिंग है। गाइस वेपन रिफाइन करना इतना ज्यादा आसान नहीं होता। इवन थॉट जब लू फेंग खुद भी चॉस पावर डायग्राम को स्टडी कर रहा था तो उसके दिमाग का दही हो चुका था। लू फेंग को अपने फाउंडेशन लेवल को ब्रेक करने के लिए काफी ज्यादा टाइम लग चुका था। फिर वो सोचता है कि अपने इस नए दोस्त के सहारे शायद से आगे जाके उसको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। अभी जब ये लोग आपस में बात कर ही रहे थे तभी एक और इटर्नल ट्रू गॉड अंदर आता है जो कि इन दोनों की तरफ देखता है, जिसके बाद वो कोने में जाके एक अंधेरी जगह के ऊपर जाके बैठ जाता है और वहां पे जाके दारू पीने लग जाता है। एन टियान लू फेंग को बताता है कि ये जो इटर्नल ट्रू गॉड है इसका नाम सैंग शियुआन है। वो कहता है कि इस 100 फ्लावर बकेट के अंदर हमेशा 2 लोग कभी भी मिसिंग नहीं होते, एक मैं और दूसरा ये सैंग शियुआन। हम एक तरीके से एक दूसरे के राइवल्स है, यानी कि दुश्मन है प्यार के अंदर। लू फेंग ये चीज सुनता है तो थोड़ा सा शॉक हो जाता है। फिर इन टियान लू फेंग से कहता है कि जो मंगवा टावर की जो लेडी है, जो ओनर है, वो सही में काफी ज्यादा खूबसूरत है और साथ ही साथ उसकी जो इल्यूजन्स है वो भी एक अलग ही लेवल के ऊपर है। बट बस बात इतनी है कि वो थोड़ी सी रूथलेस है, यानी कि थोड़ी सी एटीट्यूड वाली, जो कि इन दोनों को भाव नहीं देती। के बाद वो लू फेंग से कहता है जब वो खुद यहाँ पे परफॉर्म करने के लिए आएगी तो डेफिनेटली तुम्हें उनका चार्म दिख जाएगा। के बाद एक यहाँ पे काफी सारे इटर्नल ट्रू गॉड आते हैं। इन टियान सबके बारे में लू फेंग को थोड़ी थोड़ी इन्फॉर्मेशन बताते रहता है, जैसे कि यहाँ पे लॉर्ड बै आता है जो कि 6 लॉर्ड अलायंस से था। 6 लॉर्ड अलायंस एक हिडन फोर्स है हुआंग सिटी के अंदर, जिसके अंदर कहा जाता है कि 6 इटर्नल ट्रू गॉड्स ने मिलकर इस फोर्स को बनाया है। यानी कि जो 6 लॉर्ड अलायंस है ये 19 डार्क फोर्सेस के अंदर से एक है। कुल मिला के पूरे हुआंग सिटी के अंदर ऐसी 19 फोर्सेस है जिसके अंदर से 6 लॉर्ड अलायंस एक है। लू फेंग ये सारी चीजें सुन रहा था तो उसे थोड़ा सा कंफ्यूजन देखने के लिए मिलता है, जिसके कारण जो इन टियान होता है वो समझ जाता है कि लू फेंग को यहाँ पे ज्यादा कुछ नहीं पता। इसलिए जो इन टियान होता है वो तुरंत लू फेंग को कुछ इन्फॉर्मेशन सेंड करता है। तो ये सारी जो इन्फॉर्मेशन होती है वो 10 क्रिस्टल कॉइल्स की होती है, लेकिन ये जो पर्सन होता है ये लू फेंग को ये फ्री में दे देता है।
लोगों को पता चलता है कि हुआंग सिटी के अंदर जो मेन पावर है वो तो सिटी लॉर्ड मेंशन है और हुआंग गार्ड्स और साथ ही साथ वो 10 युआंग लीजेंड ट्रेजर्स है। रही बात ऑफिशियल फोर्सेस की तो वो मेनली 5 मेजर फैमिलीज के द्वारा कंट्रोल की जाती है। इन पांचों की पांचों मेजर फैमिलीज के काफी ज्यादा रॉयल बैकग्राउंड है। इस चीज के बारे में लू फेंग थोड़ा बहुत जानता था कि यहाँ पे कुल मिला के 5 गॉड किंग्स है जो कि यू किंगडम से है। रेड डैंड कोई कितना भी ज्यादा पावरफुल क्यों ना हो, ये सारी की सारी जगह उन 5 किंग्स के द्वारा ही रूल की जाती है। चलिए यहाँ पे हम लोग को एक और चीज देखने के लिए मिलती है, यहाँ पे ज्यादा बैकग्राउंड की बकचोदी नहीं होती। इवन अगर कोई यहाँ पे पावरफुल बैकग्राउंड से बिलोंग भी करता होगा लेकिन वो खुद काफी ज्यादा वीक है, यानी कि कोई ट्रू गॉड जिसका बैकग्राउंड थोड़ा सा अनऑर्डिनरी सा या फिर पावरफुल बैकग्राउंड से बिलोंग करता है, लेकिन अगर वो किसी इटर्नल ट्रू गॉड के चपेटे में आ गया तो वो उसको एक झापड़ में सही कर सकता है। वो कब उसे मार के दफना देगा उस ट्रू गॉड को पता भी नहीं चलेगा एंड वो ज्यादा अपने बैकग्राउंड का इस्तेमाल भी नहीं कर पाएगा। ले यहाँ पे जो बैकग्राउंड वाली बकचोदी है वो पावरफुल लोगों के लिए होती है, जो कमजोर होते हैं उनके लिए यहाँ पे कुछ भी नहीं है। इसी के साथ साथ यहाँ पे और भी काफी सारी वीक फैमिलीज है जो कि यहाँ पे छोटे मोटे बिजनेसेस चलाती है एंड छोटा मोटा कंट्रोल हुआंग सिटी का उनके हाथ में भी है। काफी सारी हिडन फोर्सेस भी है जिनके बारे में किसी को नहीं पता, लेकिन ये लोग काफी ज्यादा पावरफुल है। लू फेंग को ये सारी इन्फॉर्मेशन पता चलती है तो वो मन ही मन सोचता है कि उसका ये जो नया दोस्त है एंटीरियस टियान, ये काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग किस्म का बंदा है। उसके बाद एंटियान लू फेंग से पूछता है कि ब्रदर लू है तुम किस फोर्स से हो। लू फेंग कहता है कि मैं अभी किसी फोर्स से नहीं हूँ, मैं अभी भी हुआंग सिटी के अंदर आया हूँ और मेरा बस एक सर्वेंट है। इसके बाद एंटियान स्माइल करते हुए कहता है तुम अभी अभी हुआंग सिटी के अंदर आए हो तो तुम्हारे लिए काफी ज्यादा आसान होगा किसी भी फोर्स को ज्वाइन करना। मेरे पास इस चीज को लेके भी थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन है, अगर तुम चाहो तो इनमें से किसी फोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। जिसके बाद वो कुछ इन्फॉर्मेशन लू फेंग को सेंड कर देता है। लू फेंग ये इन्फॉर्मेशन रिसीव करने के बाद उसे थैंक्स कहता है। कुछ टाइम के अंदर यहाँ पे 2 और इटर्नल ट्रू गॉड्स देखने के लिए मिल सकते थे। ये दोनों के दोनों क्यू मैंग क्लैन से थे, क्योंकि वन ऑफ द 5 मेजर फैमिलीज के अंदर से एक आती है। वो लू फेंग की तरफ देखते हुए कहता है कि ये काफी ज्यादा रेयर है कि कोई रॉयल फैमिली मैंगो टावर के अंदर आए। लू फेंग को जो इन्फॉर्मेशन मिली थी उसके हिसाब से ये जो 5 मेजर फैमिलीज है ये रॉयल फैमिलीज है और जो क्यू मैंग फैमिली है उसका जो लीडर है वो क्यू मैंग गॉड किंग है, क्योंकि 5 ग्रेट किंग लॉर्ड्स के अंदर से आता है यू स्टेट के। 5 मेजर फैमिली से भी कोई इटर्नल ट्रू गॉड यहाँ पे आ सकता था। ये डेफिनेटली थोड़ी सी सोचने वाली बात है एंड ये थोड़ी सी शॉकिंग चीज भी है, साथ ही साथ रेयर चीज भी लगता है कि ये जो मैंगो टावर की ओनर है इसका जो चार्म है ये इंडीड काफी ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। के बाद और भी काफी सारे इटर्नल ट्रू गॉड आते हैं जो कि बस अपने अपने आप के अंदर बात कर रहे होते हैं और कोई भी इन 2 इटर्नल ट्रू गॉड्स की तरफ नहीं देखता, क्योंकि वो जानते थे कि ये दोनों के दोनों इटर्नल ट्रू गॉड जो है वो क्यू मैंग क्लैन से है, जिनका बैकग्राउंड सही में काफी ज्यादा टेरिफाइंग है। इन लोगों से जल के या फिर इन लोगों से दुश्मनी लेके कोई भी मतलब नहीं था। भी अचानक से एक मिस्टीरियस सा म्यूजिक बजने लग जाता है और आसपास पूरी तरीके से फॉग छा जाता है और तभी नथिंगनेस में से एक काफी ज्यादा ब्यूटीफुल सा फिगर बाहर आता है। जो बॉडी थी ये काफी ज्यादा सुंदर और काफी ज्यादा डिवाइन थी। ये डिवाइन बॉडी थी मैंगो टावर की ओनर की, जो कि लॉ ऑफ चार्म को मैनिफेस्ट कर रही थी। उनको देखते ही काफी सारे इटर्नल ट्रू गॉड तुरंत उनको देख के अट्रैक्ट होने लग जाता है। जो लू फेंग होता है वो भी उनसे अट्रैक्ट होने लग जाता है, क्योंकि जो लू फेंग था उन्हें उनके अंदर अपनी वाइफ जूजिन की शक्ल देखने के लिए मिल सकती थी। लू फेंग ये चीज देखता है वो डेफिनेटली थोड़ा सा शॉक हो जाता है और वो कहता है कितनी ज्यादा पावरफुल डिवाइन बॉडी है। हर इटर्नल ट्रू गॉड अपने क्लोज वन की फेवरेट क्वालिटीज को इसके अंदर देख सकता है। इतना उसने सोचा था ये उससे ज्यादा अमेजिंग है। के बाद वो जो लड़की होती है वो बोलना शुरू करती है कि आज की रात टोटल 15 इटर्नल ट्रू गॉड है जो कि मेरे शो को अटेंड करने के लिए आया है। ये हमारे मैंगो टावर के लिए काफी ज्यादा ऑनर की बात है। इसके बाद वो कहती है कि आज मैं आप सभी लोगों के लिए एक नया सॉन्ग प्रेजेंट करना चाहती हूँ। तो आप सभी इटर्नल ट्रू गॉड्स को मेरा ये जो सॉन्ग है ये अच्छा लगेगा और आप इसे अप्रिशिएट करोगे। तो देखा जाए तो दो इटर्नल ट्रू गॉड थे वो क्यू मैंग क्लैन से थे, जो कि 5 मेजर फैमिलीज के अंदर आते हैं। वही 5 ट्रू गॉड जो थे वो 9 मेजर डार्क फोर्सेस के अंदर से थे। 8 इटर्नल ट्रू गॉड जो थे वो लू फेंग, इंटियान और बाकी लोगों को मिला के थे। एंड इस तरीके से कुल मिला के 15 इटर्नल ट्रू गॉड यहाँ पे आए थे। अचानक से म्यूजिक बजना स्टार्ट हो जाता और ये लोग पूरी तरीके से मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। आसपास काफी सारे स्नोफ्लैक्स भी हम लोगों को देखने के लिए मिल सकते थे, यानी कि बर्फ गिरना स्टार्ट हो चुकी थी। आसपास का जो मौसम होता है वो भी काफी ज्यादा तेजी से चेंज होने लग जाता है। जब लू फेंग इस इल्यूजन को देखता है तो डेफिनेटली काफी ज्यादा सही महसूस करता है। फील कर सकता था कि इसका जो इल्यूजन का पावर है वो डेफिनेटली लोया से काफी ज्यादा इंफीरियर है। इस तरीके का भी जो म्यूजिकल इल्यूजन है उसका बस एक लिमिटेड इम्पैक्ट पड़ता है लू फेंग की सोल के ऊपर, क्योंकि ऑलरेडी जो लू फेंग की सोल है वो पीक ऑफ चॉस के ऊपर पहुंच चुकी है। लेकिन लू फेंग यहाँ पे इन सब लोगों के औकात के टोटली बाहर है। इसकी जो म्यूजिकल इल्यूजन है वो ऑब्वियसली काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। अगर जो लू फेंग है वो 7 इमोशन रिफाइनिंग हार्ट टेक्निक का इस्तेमाल नहीं करता, जो इल्यूजन है इनका लू फेंग के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। लू फेंग को इस चीज का भी डर लग रहा था कि जो उसकी 7 इमोशन रिफाइनिंग
रिफाइनिंग हार्ट टेक्निक है वो इन सारी इमोशंस को काफी ज्यादा एम्पलीफाई कर देती है। तो वो सोच रहा था कि कहीं वो आउट ऑफ कंट्रोल ना चले जाए। लास्ट टाइम जब वो लोया के इल्यूजन के अंदर था तभी भी वो रोना स्टार्ट कर चुका था। एंड इस लेडी का जो इल्यूजन है वो डेफिनेटली लोया से काफी ज्यादा पावरफुल है। उसके बाद जो लू फेंग होता है वो तुरंत 7 इमोशन माइंड रिफाइनिंग टेक्निक को यूज करना स्टार्ट कर देता है। इससे पहले वो मोर्शा को भी एक सिग्नल भेज देता है कि अगर कुछ भी गड़बड़ हो तो वो लू फेंग को संभाल ले। मोर्शा लू फेंग को रिप्लाई करते हुए कहता है कि मास्टर, मैं आपके धर्मा को अपने पूरे दिल से प्रोटेक्ट करूंगा। धर्मा यानी कि आप विल समझ सकते हो। हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि जो मैजिक इल्यूजन होता है ये बस उन 15 इटर्नल ट्रू गॉड्स के ऊपर ही हो रहा था। उनके जितने भी जो सर्वेंट वर्वेंट है उन लोगों के ऊपर इस मैजिक विल का कोई असर नहीं हो रहा था। तो ये सारा जो इल्यूजन शो है ये स्पेशली उन 15 इटर्नल ट्रू गॉड्स के लिए अरेंज करवाया गया था। इसके बाद अचानक से जो लू फेंग होता है वो अपना 7 इमोशन माइंड रिफाइनिंग मेथड को एक्टिवेट कर देता है। एंड जैसे वो इसे ऑपरेट करने लग जाता है अचानक से ये जो इल्यूजन होता है इसका जो पावर होता है वो पता नहीं कितने टाइम्स तक बढ़ जाता है। लू फेंग को बिल्कुल ऐसा फील हो रहा था जैसे कि वो एक दूसरे वर्ल्ड के अंदर जा चुका हो। हम लोग को वो 2 इटर्नल ट्रू गॉड देखने के लिए मिलता है जो कि इस लेडी से काफी ज्यादा ऑब्सेस्ड थे। वो लोग काफी ज्यादा ध्यान से इसका म्यूजिक सुन रहे थे। हम लोग को वो 2 एलाइड बंदे भी देखने के लिए मिलते हैं जो कि एलाइड क्लैन से थे। वो कहते हैं कि ये जो म्यूजिक है ये काफी अच्छा है बट स्टिल वो जो पुराना वाला म्यूजिक था जिसका नाम था 100 ट्रिब्यूलेशन सॉन्ग, वो म्यूजिक का जो असर था वो थोड़ा सा ज्यादा था। लू फेंग था वो क्रॉस लेग करके बैठा हुआ था और इस म्यूजिक को सुन रहा था, लेकिन अचानक से हम लोग को देखने के लिए मिलता है वो अपना कंट्रोल पूरी तरीके से खो देता है। उसके बॉडी से इनविजिबल ऑरा काफी ज्यादा तेजी से स्प्रेड होने लग जाता है जो कि आसपास के जितने भी टेबल और चेयर्स हैं उन सभी लोगों को एकदम से शैटर कर देता है, यानी कि उसके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। के कारण आसपास के जितने भी इटर्नल ट्रू गॉड होते हैं वो सबके सब लू फेंग की तरफ देखने लग जाता है क्योंकि सब लोग बुरी तरीके से डिस्टर्ब हो चुके थे। तो इस जगह को पूरी तरीके से फॉर्मेशन से प्रोटेक्ट करके रखा था, लेकिन उसके बाद भी लू फेंग का जो ऑरा था वो काफी ज्यादा पावरफुल था। जो बाकी के इटर्नल ट्रू गॉड से वो लोग लू फेंग की तरफ देखते हुए बात करने लग जाते हैं कि ये अजीब सा इटर्नल ट्रू गॉड कौन है, ये अपना कंट्रोल इसने अपना पहले भी कंट्रोल खोड़ दिया था जब ये 100 फ्लावर बकेट के अंदर था। लिटरली समझ नहीं आता कि इसकी जो विल है ये इतनी ज्यादा कमजोर क्यों है। हम लोग को इंटियायान देखने के लिए मिलता है जो कि अभी अभी शियाओ का नया दोस्त बना हुआ था। वो अचानक से अपनी आंखें खोलता है। वैसे तो इसके भी आंखों में आंसू थे, लेकिन इसलिए जो बंदा था इसका पूरा तरीके से आसपास की चीजों के ऊपर अपना कंट्रोल था। बट जब वो देखता है कि जो लू फेंग है वो पूरी तरीके से इस चीज के अंदर इमर्ज हो चुका है और वो ऑलरेडी अपना पूरा कंट्रोल खो चुका है, तो थोड़ा सा शॉक हो जाता है और वो लू फेंग को उठाने की कोशिश करता है। हम लोग को वो 2 इटर्नल ट्रू गॉड भी देखने के लिए मिलते हैं जो कि कुंगमैंग क्लैन से थे। वो पीते पीते कहता है ये बंदा ये कितना ही ज्यादा कमजोर है, इस एक छोटे से मैजिकल इल्यूजन परफॉर्मेंस ने इसका दिमाग पूरी तरीके से हिला दिया है। अभी वो दूसरा बंदा कहता है कि मे बी ये किसी छोटे मोटे ट्राइब का बंदा होगा जिसने बाय मिस्टेकली इटर्नल ट्रू गॉड लेवल के अंदर अपना ब्रेक थ्रू कर लिया। जो विल है वो काफी ज्यादा कमजोर रह गई होगी, इसका जो दिमाग है वो सही में पूरी तरीके से सटका हुआ है। बाकी के और इटर्नल ट्रू गॉड्स भी बात करने लग जाते हैं कि कितना ज्यादा मजा आ रहा था, लेकिन इस बंदे ने पूरा का पूरा मूड स्पॉइल कर दिया हम लोगों का। यानी कहाँ से आ जाते हैं ये गवार लोग। एक दूसरा इटर्नल ट्रू गॉड कहता है कि चलो कोई ना, ज्यादा टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, ये बंदा अभी अभी इटर्नल ट्रू गॉड बना है और इसका दिमाग इतना ज्यादा पावरफुल नहीं है। अदरवाइज ये जो 100 फ्लावर बकेट का ये छोटे मोटे इल्यूजन है ये इसके दिमाग के ऊपर इतने आसानी से असर नहीं करते। यहाँ पे हम लोग को एक और इटर्नल ट्रू गॉड देखने के लिए मिल सकता था जिसका नाम था लॉर्ड बाई वू। ये बंदा लू फेंग को काफी ज्यादा ध्यान से ऑब्जर्व कर रहा था, बिकॉज ऑलरेडी काफी ज्यादा बकचोदी हो चुकी थी, इसलिए जो मैंगो टावर की जो ओनर होती है वो ऑलरेडी इस परफॉर्मेंस को रोक चुकी थी और वो कहती है कि जो परफॉर्मेंस है ये कुछ टाइम के लिए रोक दिया जाता है। ओनर सबसे माफी मांगती है और कहती है कि मुझे पता था कि ये जो बंदा है ये काफी ज्यादा इजीली मैजिक के थ्रू इफेक्ट हो जाता है, बट मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये इतना ज्यादा आसानी से अपना कंट्रोल खो देगा। तभी हम लोग को लू फेंग देखने के लिए मिलता है जो कि फाइनली इन सब इल्यूजन्स के बाहर आ चुका था। उसे कुछ न कुछ फील भी हो चुका था कि वो ऑलरेडी काफी ज्यादा बड़ी गड़बड़ कर चुका है। जब वो आसपास देखता है तो सारे के सारे इटर्नल ट्रू गॉड लू फेंग को काफी ज्यादा घूर घूर के देख रहे थे। वो समझ जाता है कि वो पूरी तरीके से आउट ऑफ कंट्रोल चला गया और आसपास के सारे टेबल, खुर्चियां और बाकी सारी जितनी भी चीजें थी वो पूरी तरीके से टूट चुकी है। साथ ही साथ वो अपने ऊपर एक चीज और समझ चुका था कि उसकी ये जो 7 इमोशन रिफाइनिंग हार्ट टेक्निक है इसकी शायद से औकात से बाहर एम्पलीफाई हो गई इन इल्यूजन्स के कारण। के बाद जो लू फेंग होता है वो उठ के खड़ा हो जाता है और सबसे पहले वो अपने भाई यानी कि इंटियान्योन से सॉरी कहता है। जो इंटियान्योन होता है वो स्माइल करते हुए कहता है कि कोई बात नहीं, बट मैंने लिटरली एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम सही में इतना ज्यादा डीप चले जाओगे इन इल्यूजन्स के अंदर। तुम तो मेरे से भी ज्यादा डीप चले गए, लगता है कि तुम्हें भी ये जो वुमेन है ये काफी ज्यादा पसंद आ गई। तरीके से ये बोलना चाहता था कि जो लू फेंग है वो इससे ज्यादा डर गया है। लू फेंग स्माइल करते हुए कहता है कि माफ करना, मेरी कुछ पुरानी यादें ताजा हो चुकी थी, चलो कोई ना, मैं अभी बाहर जा रहा हूँ, आप सब लोग कंटिन्यू कर सकते हो और मुझे माफ करना मैंने आप सभी लोगों को डिस्टर्ब कर दिया। जब लू फेंग इस कॉन्फ्रेंस हॉल के बाहर जा रहा था तो वो जो मंगवा टावर की ओनर होती है वो उसकी तरफ भी देख के मुंडी नीचे करके उनको सॉरी कह देता है। उसके बाद वो मोर्शा को लेके यहाँ से चला जाता है। वही जो मंगवा टावर की ओनर होती है वो मनी मन सोच रही होती है
कि ये लड़का जब इसने मेरी तरफ देखा तो इसकी नजर से ऐसा लग नहीं रहा था कि ये मेरे से ऑब्सेस्ड हो चुका हो। यानी कि उसे समझ गया था कि जो लू फैंग है वो उसे इतना भी ज्यादा पसंद नहीं करता, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि फिर उसका जो इल्यूजन है वो इस तरीके से लू फैंग के ऊपर कैसे काम किया। लू फैंग उसके इल्यूजन के अंदर इतना ज्यादा डीप कैसे चला गया। इटर्नल ट्रू गॉड्स का जो विल होता है वो काफी ज्यादा पावरफुल होता है, तो उसका विल इन सारी इल्यूजन्स को सप्रेस क्यों नहीं कर पाया। एट द एंड वो सोचती है कि मे बी ये जो पर्सन है ये काफी ज्यादा कमजोर दिमाग वाला होगा, या फिर ये ऐसा इटर्नल ट्रू गॉड या फिर ऐसे क्रिएचर होगा जो इमोशनली थोड़े से वीक होता है। इसकी जो स्ट्रेंथ है वो भी एवरेज सी होगी। बाहर जाने के बाद जो मोरुशा होता है वो लू फेंग की तरफ देखते हुए कहता है, मास्टर आप बाहर क्यों आ गए, क्या आप उस शो को अटेंड नहीं करना चाहते। लू फेंग कहता है कि नहीं, अभी मेरा कोई भी मतलब नहीं बनता उस शो को अटेंड करने का, ये बेकार है क्योंकि जो मेरा 7 इमोशन रिफाइनिंग हार्ट टेक्निक है वो इस चीज को झेल नहीं पा रही, मेरी लिमिट से ऑलरेडी एक्सीड हो चुकी है, तो ये अभी मेरे किसी भी काम की नहीं है। इससे अच्छा तो वो वॉइड ट्रू गॉड लेवल के म्यूजिशियंस थे, वो मेरे लिए ज्यादा सुटेबल थे। अभी जो लू फेंग होता है वो एक वेटर को बुलाता है और कहता है कि मेरे लिए एक दूसरे जगह पे वापस से एक म्यूजिक शो अरेंज कराओ, और हाँ उस म्यूजिक शो के अंदर लोया को बुला के लेके आना। लोया गाइस वही म्यूजिशियन थी जिसको लास्ट टाइम लू फेंग ने थोड़ा सा रिवॉर्ड भी दिया था। अभी वो जो सर्वेंट होता है वो लू फेंग की तरफ देखते हुए कहता है कि सर हमें माफ करना, लेकिन जो लोया है वो अभी इस वक्त किसी और जगह के ऊपर परफॉर्म कर रही है, अभी शायद से उसे आने में थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, तब तक आप हॉल में जाके वेट करिए। वही जो लू फेंग होता है वो तुरंत अपनी विल पावर को एक्टिवेट करता है और उसे तुरंत पता चल जाता है कि जो लोया है वो इस वक्त किस जगह के ऊपर परफॉर्म कर रही है। वही सीन शिफ्ट होता है, हम लोग को आरोया देखने के लिए मिलती है। गाइस लोया और आरोया ये दोनों के दोनों एक ही पर्सन है, बस राइटर ने नाम अलग अलग लिख के रखे हैं। हम लोग को आरोया देखने के लिए मिलती है जो कि अपनी बॉडी से काफी सारे वाइन्स को बाहर निकाल रही थी और इन वाइन से वो काफी सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स को प्ले कर रही थी। जैसे गाइस आप लोगों को पता ही है जो आरोया है वो एक प्लांट लाइफ फॉर्म है। फाइनली हम लोग को देखने के लिए मिलता है जो आरोया होती है वो अपना परफॉर्मेंस खत्म कर देती है एंड जस्ट सभी लोगों को थैंक यू बोल के यहाँ से निकल ही रही होती है। अभी एक यंग मैन उसे रोक लेता है। जो यंग मैन था इसके सर के ऊपर 4 हॉर्न्स हम लोगों को देखने के लिए मिल सकते थे जो कि एक तरीके से क्राउन की तरह दिख रहे थे, यानी कि ताज की तरह। साथ ही साथ इसकी आंखें भी पूरी तरीके से पर्पल कलर की थी। जो पर्सन था ये मॉली क्लैन से था। इसके रोकने के बाद आरोया को ना चाहते हुए भी मजबूरी में रुक के इसकी बात सुननी पड़ी। अभी वो जो बंदा होता है वो आरोया से कहता है कि देखो मैं मंगवा टावर के अंदर बहुत बार आया हूँ और मैंने काफ़ी बार म्यूजिक सुना है एंड उन सारे म्यूजिक्स के अंदर से मुझे तुम्हारा म्यूजिक सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है, तुम सबसे ज़्यादा टैलेंटेड हो। मैं तुम्हें अपनी मॉली फैमिली के अंदर बुलाना चाहूँगा, तुम हमारे मॉली फैमिली के अंदर एक पर्सनल म्यूजिशियन बन सकती हो। आई होप कि तुम मेरे इस ऑफर को डिनाई नहीं करने वाली। आलोया इस चीज़ को सुनती है तो वो काफ़ी ज़्यादा खुश भी थी और काफ़ी ज़्यादा शॉक में भी थी। वो खुश इसलिए थी क्योंकि मॉली क्लैन काफ़ी ज़्यादा बड़ा क्लैन है और वो कुछ टॉप क्लैन्स में से एक आता है, तो अगर उसे ऐसे किसी क्लैन के अंदर परफॉर्म करने का मौका मिलता है तो डेफिनेटली उसकी लाइफ चेंज हो जाएगी। उसे एक और चीज़ पता थी कि अगर उसने मॉली क्लैन को ज्वाइन कर लिया तो मॉली क्लैन के अंदर जाके वो बस एक सर्वेंट बन जाएगी, एक दासी बन जाएगी। इसे जब चाहे तब ये लोग यूज़ करेंगे और वो भी किसी भी तरीके से यूज़ कर सकते हैं, यानी कि थोड़ा बहुत इल इंटेंशंस के साथ भी, आप समझ रहे होंगे। भी वो जो यंग लॉर्ड होता है उसके साइड में एक और पर्सन बैठा होता है जिसके लाल कलर के बाल होता है। वो उठ के खड़ा हो जाता है और वो कहता है यान मॉली क्लैन का एक जीनियस है और यंग जनरेशन के अंदर वो जल्दी एक इटर्नल ट्रू गॉड बन जाएगा, तो वो तुम्हें पर्सनली इनवाइट कर रहे हैं, तो डेफिनेटली ये तुम्हारे लिए एक ओनर की बात होनी चाहिए। तो इस वक्त तुम इस तरीके से हेजिटेट क्यों कर रही हो। जो आलोया होती है वो कहती है कि मैं इस वक्त मंगवा टावर की म्यूजिशियन हूँ और मैं विदाउट मास्टर की परमिशन इस जगह को नहीं छोड़ सकती। लियान कहता है कि अगर तुम खुद अगर इस जगह को छोड़ना चाहोगी तो उसके बाद जो मास्टर मैंगुआ है वो भी तुम्हें कुछ नहीं कहेगी। आफ्टर ऑल तुम्हें मॉली क्लैन से इनविटेशन आया और मॉली क्लैन की इज्जत तो वो भी जानती है। कि जो आलोया थी वो अपनी मास्टर की काफी ज्यादा इज्जत करती थी, इसलिए वो साफ साफ मना कर देती और कहती है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं जाना चाहती, मुझे माफ करना। कि आलोया जानती थी कि अगर वो एक बार किसी ऐसी क्लैन के अंदर चली जाती तो उसके साथ क्या क्या हो सकता है। ये चीज देख के वो जो लाल बालों वाला इंसान था उसको काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि आरोया तुम कौन से क्लैन से हो, तुम लीव फाइन ग्रीन क्लैन से हो। मैंने सही पकड़ा है ना, और वैसे भी मुझे जहाँ तक कि मेरी इन्फॉर्मेशन है वो जो क्लैन है वो हमारे ब्लड पाइथन सोसाइटी के टेरिटरी के अंदर आता है। और जहाँ तक कि तुम्हें पता होगा कि हमारी जो ब्लड पाइथन सोसाइटी है वो वन ऑफ द 19 डार्क फोर्सेस के अंदर से है जो कि पूरे के पूरे हुआंग सिटी के अंदर राज करती है। आरोया इन सब चीजों को सुनती तो काफी ज्यादा डर जाती है, बिकॉज वो समझ चुकी थी कि ये जो लोग है ये उसे उसकी क्लैन को लेके धमकी दे रहा है। वो लाल बालों वाला लड़का कहता है मेरे हिसाब से तुम्हारा जो क्लैन है, तुम्हारे क्लैन के अंदर लगभग 10,000 से ज्यादा ट्रू गॉड्स है और कुछ 9 या फिर 10 के आसपास वॉइड ट्रू गॉड है।
लेकिन तभी वो लड़का उठ के खड़ा हो जाता है जिसने स्टार्टिंग के अंदर आरोही को रोका था, जिसके सर के ऊपर पर्पल कलर का क्राउन था। वो उस लाल बालों वालों की तरफ देखते हुए कहता है, डुअंग मुआन, तुम्हारी जो स्ट्रेंथ है वो तुम्हारी ब्लड पाइथन क्लब जितनी है, और तुम्हारा जो ब्लड पाइथन क्लब है वो बस एक एवरेज क्लैन है। गाइस ये उसे एवरेज इसलिए कह रहा था क्योंकि ये जो बंदा है मॉलिलियन, ये मॉली क्लैन से बिलोंग करता है, और जो मॉली क्लैन है वो 5 फूड ट्राइब के अंदर आता है। 5 फूड ट्राइब्स के अंदर से 3 ऐसे लीडर्स है जिन्होंने हमारे मास्टर जाओ शेंकी की वो हालत की थी। यानी कि आप देख सकते हो कि इस बंदे का बैकग्राउंड काफी ज्यादा पावरफुल है। अभी तक जहाँ तक कि हम लोगों को बताया गया है, अभी तक तो फाइट फूड किंगडम को ही सबसे ज्यादा पावरफुल बताया गया है। इसके बाद वो लड़का अलोया की तरफ देखते हुए कहता है, मुझे काफी ज्यादा बेकार और काफी ज्यादा घटिया लगी, निकल जाओ यहाँ से। जो अरोया थी उसे अभी कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि अभी उसे यहाँ से जाना चाहिए कि यहाँ पे रुकना चाहिए, क्योंकि जो पैलेस मास्टर डुआंग मुयान थे यानी कि पाइथन ट्राइब वाला बंदा, उसने उसे उसके क्लैन की धमकी दी थी। तभी हम लोग को देखने के लिए मिलता है कि वहाँ पे एक वेटर भागते हुए आता है और यहाँ पे आके कहने लग जाता है, मुझे माफ करना मास्टर मोलियन और पैलेस मास्टर डुआंग मुयान, आप लोगों को प्लीज आपस में झगड़ने की कोई जरूरत नहीं और गुस्सा होने की भी कोई जरूरत नहीं है। सिंस अगर आपने मुझे बुलाया है तो ये मेरे लिए काफी अच्छी बात है, जरूर आपके क्लैन के अंदर परफॉर्म करने के लिए आऊंगी। जो मॉलिलियन होता है उसके फेस के ऊपर एक छोटी सी स्माइल आ जाती है। वही जो डुआंग मुआंग होता है वो थोड़ा सा अजीब सा रिएक्शन बनाते हुए कहता है, इस लड़की में गुर्दा तो काफी ज्यादा है। वही वो जो सर्वेंट होता है वो तुरंत अलोया का हाथ पकड़ता है और उसे यहाँ से पकड़ के लेके जा रहा होता है गुस्से में। बट तभी पूरा का पूरा जो हॉल होता है उसके अंदर एक अलग सा ऑरा आ जाता है, जिसके कारण सबके सब जगह के ऊपर ही पूरी तरीके से सुन्न हो जाते हैं। यानी कि इस वक्त कोई भी अपनी जगह से हिल नहीं पा रहा था। एक्चुअली यहाँ पे एंट्री हो चुकी होती है लू फैंग की। काफी ज्यादा गुस्से में उस सर्वेंट की तरफ देखते हुए कहता है, मैंगुलाओ तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई आरोया को इस छोटे से बच्चे को देने की? पता है कि मुझे आलोया पसंद है, तो तुम मेरे परमिशन के बिना ऐसे किसी छोटे से बच्चे को आलोया कैसे दे सकते हो? इस वक्त लू फैंग के यहाँ पे आते ही सबकी बुरी तरीके से फट चुकी थी। मॉली क्लैन के लियान और पैलेस मास्टर डुआंग मू की भी बुरी तरीके से फट चुकी थी। क्योंकि गाइस आफ्टर ऑल ये लोग कितने भी ज्यादा पावरफुल बैकग्राउंड से क्यों ना बिलोंग करे, यहाँ पे सबसे ज्यादा जो मैटर करता है वो है पावर। लू फैंग चाहे तो लू फैंग एक चुटकी के अंदर यहाँ पे सभी लोगों को खत्म कर सकता है, किसी की भी परमिशन की जरूरत नहीं है। तो ऐसे टाइम के अंदर इनका जो बैकग्राउंड है वो धरा का धरा रह जाएगा। वहाँ पे एक और सर्वेंट आ जाता है जो कि लू फैंग की तरफ देखते हुए कहता है, लॉर्ड लू है, मुझे माफ करना, ये सब इस वेटर की गलती है। के बाद लू फैंग उस वेटर की तरफ देखते हुए कहता है कि तुम अपना मुंह बंद रखो। इसके बाद यहाँ पे किसी के भी मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा होता। के बाद जो लू फैंग होता है वो तो उन अमीर जादू की तरफ देखते हुए कहता है, आज से मुझे ये दोनों यहाँ पे नहीं दिखने चाहिए, अगर ये यहाँ पे मुझे दिखे तो इनके लिए अंजाम बुरा होगा। इसके बाद जो लू फैंग होता है वो उन 2 वेटर्स की तरफ देखते हुए कहता है कि तुम दोनों, अगर तुम लोग आलोया को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते तो ये सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर छोड़ दो। तुम्हें समझ आ रहा है कि मैं तुमसे क्या कह रहा हूँ? रही बात ब्लड पाइथन सोसाइटी और मॉली क्लैन की, अगर तुम अमीरजादों में से किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम होगी तो तुम अपने बाप दादा को बता देना कि वो मेरे से आके बात कर सकते हैं, सबको ठिकाने लगा दूंगा। जो लू फैंग होता है वो आलोया और एक वेटर को यहाँ से लेके चला जाता है। भाई जो मोरुशा होता है वो भी लू फैंग के पीछे पीछे जाने लग जाता है और जाने से पहले वो इन सब लोगों की तरफ देखता है और काफी ज्यादा जोर जोर से हंसता है। इन लोगों के जले के ऊपर नमक छिड़क रहा होता है और जाते जाते कहता है कि तुम सब एक नंबर के गवार हो। लू फैंग के ग्रुप के जाने के बाद यहाँ पे कुछ टाइम तक पूरी तरीके से सन्नाटा हो चुका था, जिसके बाद वो जो यंग मास्टर मॉली होता है वो काफी ज्यादा जोर जोर से चिल्लाने लग जाता है कि ये बंदा ये अपने आप को समझता क्या है। अभी वो जो पाइथन ट्राइब का डुआन मू युआन होता है वो भी चिल्लाते हुए कहता है, ये हमारे मॉली क्लैन को, पाइथन ट्राइब को और साथ ही साथ मंगवा टावर को ये कुछ भी नहीं समझता, ये बंदा है कौन, ये अकल तो मैं अभी ठिकाने लगाता हूँ। के बाद ये तुरंत अपने क्लैन के प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट को ये सारी की सारी जो भी चीजें यहाँ पे हुई थी ये रिपोर्ट कर देता है। इस मूवमेंट के ऊपर ये जो वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट थे ये 100 प्लाव बकेट के अंदर ही थे, यानी कि उसी जगह के ऊपर जहाँ पे लू फैंग पहले मंगवा टावर के ओनर का म्यूजिक सुन रहा था। वो जो 2 सर्वेंट होता है वो तुरंत इस चीज को मंगवा टावर की जो ओनर होती है उसे रिपोर्ट कर देता है। उसके बाद जो लू फैंग होता है वो एक काफी अच्छी खासी जगह के ऊपर आ जाता है जहाँ पे उसके लिए काफी अच्छी तरीके से फूड और वाइन को प्रिपेयर किया गया था। वो जो वेटर होता है वो लू फैंग की तरफ देखते हुए कहता है कि योर एक्सीलेंसी मुझे माफ करना, लेकिन मुझे डर है कि आज का ये जो मैटर है ये थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। उसके बाद जो लू फैंग होता है वो इस वेटर की तरफ गुस्से में देखने लग जाता है और इस वेटर की फटके 1000 हो जाती है, जिसके बाद ये अपने मुंह से एक शब्द नहीं निकालता। दोनों अमीरजादों ने जब आरोया को उसके क्लैन को लेके धमकी दी, मेरा तो तभी दिमाग खराब हो गया था और मैं तो उनको तभी मार देता। वो तो शुक्र मनाना चाहिए उनको कि मैंने उनकी जान बख्श दी, कि ज्यादा प्रॉब्लम ना खड़ी हो। एंड वैसे तो जो लू फैंग है वो इन सब चीजों से ज्यादा डरता नहीं है, वो कब का उन दोनों को मार भी देता। वो सोचता है कि अगर वो उन दोनों को मार देता और ऐसे चला भी जाता है तो इन सब चीजों के कारण जो आरोया है वो काफी ज्यादा बड़े प्रॉब्लम के अंदर फंस सकती है, इसलिए उसने वहां पे उन दोनों को छोड़ दिया था।
अभी जिस जगह पे लू फैंग बैठा था उस जगह पे ब्लड पाइथन क्लब का एक मेंबर आता है और वो आके लू फैंग को ग्रीट करते हुए कहता है कि हमारे जो प्रेसिडेंट है इस वक्त वो 100 फ्लावर बकेट को अटेंड कर रहा है। उन्होंने सुना कि कुछ छोटे मोटे माइनर कॉन्फ्लिक्ट्स हुए हैं आपके बीच में और हमारे ब्लड पाइथन क्लब के बीच में, तो उन्होंने आपको इन्वाइट किया है ताकि वो आपसे बात करके इन सारे मैटर को सॉर्ट आउट कर सके। जो लू फैंग होता है वो इसके बात के ऊपर ध्यान भी नहीं देता और अपना वाइन का ग्लास उठाते हुए थोड़ा सा एक चस्की मारते हुए कहता है किसी को मेरे से बात करनी है तो वो खुद आके मेरे से बात कर ले, बस इतना टाइम नहीं है कि मैं तुम्हारे प्रेसिडेंट या फिर वाइस प्रेसिडेंट से मिलने जाऊं। और वैसे भी दिक्कत उन्हें है ना कि मुझे। लू फैंग था वो इन लोगों से बिल्कुल भी नहीं डरता था। जब लू फैंग स्टार्टिंग के अंदर कॉन्टिनेंट ऑफ ओरिजिन के अंदर आया था तो वो शायद से काफी ज्यादा कमजोर था। भले उसके पास उसकी परफेक्ट डिवाइन बॉडी थी लेकिन वो जो उसकी बॉडी थी वो तब पीक कंडीशन के ऊपर ग्रो नहीं हुई थी, इसके कारण स्टार्टिंग में वो ह्योडोमो से थोड़ा सा पिट गया था। बट इस वक्त ऑलरेडी उसकी जो परफेक्ट डिवाइन बॉडी है वो पीक कंडीशन के ऊपर पहुंच चुकी है एंड साथ ही साथ उसने काफी सारी सीक्रेट टेक्निक्स को भी परफॉर्म किया है। सो उसकी जो स्ट्रेंथ है वो पहले के कंपैरिजन के अंदर काफी गुना ज्यादा बढ़ चुकी है। एंड इस वक्त लू फैंग के पास इतनी ताकत तो है कि वो इवन एक चॉस मास्टर के सामने भी खड़ा हो सकता है। एंड रही बात इटर्नल ट्रू गॉड की तो उनसे उसको घंटा फर्क नहीं पड़ रहा था अभी। वैसे भी जिन भी लोगों के साथ लू फैंग का इस वक्त पंगा होने वाला था लू फैंग उन सभी लोगों के बारे में ऑलरेडी काफी कुछ जान चुका था इन टियान्यून से, क्योंकि लू फैंग का नया नया दोस्त बना था। उन लोगों के साथ फाइट करके लू फैंग को डेफिनेटली अपनी नई पावर और नई टेक्निक्स के बारे में और अच्छी से अंदाजा लगता। वो जो ब्लड पाइथन ट्राइब का वो जो बंदा था वो अभी तक यहाँ से गया नहीं था। वो लू फैंग से एक और बार कंफर्म करता है कांपते हुए, लॉर्ड लू है क्या आप सही में लॉर्ड वाइस प्रेसिडेंट को पर्सनली मिलने के लिए बुलाना चाहते हो? सर्वेंट को ये डर था कि जब ये न्यूज़ वाइस प्रेसिडेंट को जाके देगा तो जो वाइस प्रेसिडेंट है वो इसके ऊपर बरस पड़ेंगे। इसके बाद जो लू फैंग होता है वो इस बंदे की तरफ घूर के देखता है और उसके बाद उसके पीछे वाले दरवाजे की तरफ, जिसके कारण लू फैंग की आंखों से एक बीम निकलती है जिसके थ्रू डायरेक्टली जो लू फैंग की आवाज़ होती है या फिर जो भी लू फैंग का मैसेज था वो इनके वाइस प्रेसिडेंट तक चला जाता है। लू फैंग उस सर्वेंट की तरफ देखते हुए कहता है कि तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमारे वाइस प्रेसिडेंट ऑलरेडी हमारे कन्वर्जेशन को सुन चुका है। इसके बाद वो जो सर्वेंट होता है ब्लू पाइथन ट्राइब का वो तुरंत यहाँ से दुम दबा के भाग जाता है। भाई जिस हॉल के अंदर बैठ के लू फैंग चिकन और बाकी सारी चीजें पेल रहा था उसी हॉल के अंदर हम लोग को आरोया भी देखने के लिए मिल सकती थी, क्योंकि सही में काफी ज्यादा नर्वस हो चुकी थी। उसे लग रहा था कि उसके कारण ये सारी प्रॉब्लम्स हो रही है। भाई उस लड़की के साइड में खड़ा हुआ एक वेटर लू फैंग से कहता है यूर एक्सीलेंसी जो वाइस प्रेसिडेंट लाई मू है वो सही में काफी ज्यादा निर्दयी किस्म के इंसान है। अगर आप उन्हें इस तरीके से बुली करने की कोशिश करोगे तो वो डेफिनेटली ये सब चीजें टॉलरेट बिल्कुल भी नहीं करेंगे। भाई लू फैंग उस सर्वेंट की तरफ देखते हुए कहता है क्या तुम्हें लगता है कि मैं उन लोगों को बुली कर रहा हूँ? और जब वो पहले आरोया के साथ कर रहे थे उसे क्या कहना चाहोगे? फिर तुम अपना मुंह बंद ही रखो, वही तुम्हारे लिए ज्यादा बेटर होगा। हम लोग को 100 फ्लावर बैंकेट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हम लोग को ब्लड पाइथन्स एसोसिएशन मू यांग और वाइस प्रेसिडेंट लाई मू देखने के लिए मिलता है। वैसे तो आसपास जितनी भी चीजें हो रही थी वो ज्यादा इन सब चीजों के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे थे, लेकिन जब उन्हें कंटिन्यूसली मैसेजेस आते हैं उनके जूनियर से तो इन सारे मैसेजेस को इन सारी इन्फॉर्मेशन को देख के वो डेफिनेटली थोड़े से गुस्से में तो आ ही जाता है। वो मन ही मन सोचते हैं कि अगर उन्होंने इस चीज के खिलाफ कोई भी एक्शन नहीं लिया तो जल्दी ये जो न्यूज है ये पूरी तरीके से पूरी की पूरी हुआंग सिटी के अंदर फैल जाएगी। एंड अगर एक बार ये जो न्यूज है ये हुआंग सिटी के अंदर फैल गई उसके बाद पूरी के पूरे सारे के सारे जो डिवाइन क्लैंस है वो इनके क्लैन के ऊपर थू करेंगे। वैसे भी जो ब्लड पाइथन ट्राइब है वो 19 डार्क फोर्सेस के अंदर से एक थी। जो प्रेसिडेंट मू यांग होता है वो वाइस प्रेसिडेंट लाई मू से कहता है आफ्टर ऑल वो जो बंदा है वो पावरफुल हो या ना हो लेकिन वो एक इटर्नल ट्रू गॉड है, तो हमें बात करके इन सारे मैटर को सॉल्व आउट करना पड़ेगा। भाई जो वाइस प्रेसिडेंट लाई मू होता है वो भी हाँ के अंदर मुंडी हिला देता है और कहता है कि मैं इस मैटर को काफी ज्यादा ध्यान से हैंडल करूंगा। भाई इस वक्त मंगवा टावर के अंदर जितने भी बाकी के इटर्नल ट्रू गॉड्स भी जो यहाँ पे ये सारी म्यूजिक सुनने के लिए आए थे लोग भी इस वक्त लू फैंग और ये जो ब्लड पाइथन ट्राइब और मॉली क्लैन के बीच में जितना भी बकचोदी हुई थी इन बकचोदियों का मजा उठा रहे थे। उन्हें घंटा मतलब नहीं था उन म्यूजिक से या फिर उन इल्यूजन वगैरह उन परफॉर्मेंस से। अभी तो उन लोगों को ताजी ताजी फाइट देखने के लिए मिलने वाली थी दो बड़े क्लैंस के बीच में और एक इटर्नल ट्रू गॉड के बीच में। वही वो बाकी के जो इटर्नल ट्रू गॉड होते हैं जब वो लोग देखते हैं कि किस तरीके से लू फैंग ने फुल एटीट्यूड के साथ वाइस प्रेसिडेंट लाई मू और प्रेसिडेंट मू लाओ ने यहाँ पे बात करने के लिए बुलाया, ये चीज देख के वो सही में काफी ज्यादा शॉक होते हैं और वो मन ही मन कहता है इस बंदे के अंदर गुर्दा तो है लेकिन पता नहीं इस बंदे का ये जो गुर्दा ये आ कहाँ से रहा है। बिकॉज वो लोग लू फैंग के पास्ट के बारे में या फिर लू फैंग के बैकग्राउंड के बारे में कुछ भी नहीं जानते थे। उनको लग रहा था कि मे बी जो लू फैंग है वो किसी मिस्टीरियस फैक्शन से बिलोंग करता होगा। जो कुछ भी हो ये बकचोदी देखने में काफी ज्यादा मजा आएगा। वही जब प्रेसिडेंट मू यांग और वाइस प्रेसिडेंट लाई मू ये देखते हैं कि बाकी सारे इटर्नल ट्रू गॉड इन लोगों के मजे ले रहे हैं तो उन लोगों को काफी ज्यादा गुस्सा आने लग जाता है। वो मन ही मन कहता है कि हम लोग ये चीज बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं कर सकते, इस तरीके से तो उनकी कोई भी इज्जत नहीं रहेगी पूरी के पूरे हुआंग सिटी के अंदर। लेकिन जो प्रेसिडेंट मू यांग था वो थोड़ा सा चालाक था।
वो तुरंत जो वाइस प्रेसिडेंट लाइमो होता है उसे कहता है कि सबसे पहले तुम जाके उसका बैकग्राउंड चेक करो, पता चले कि वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड से बिलोंग करता हो, जैसे कि 5 मेजर फैमिलीज से। अगर ऐसा होगा तो हमें ना चाहते हुए भी इस मैटर को अनदेखा करना होगा। वही यहाँ पे मंगवा टावर की ओनर भी थी, जिसे ऑलरेडी सारा का सारा मैटर पता चल चुका था, इसलिए वो वाइस प्रेसिडेंट लाइमू की तरफ देखते हुए कहती है कि प्रेसिडेंट लाइमू, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। अरे मंगवा टावर के अंदर किसी के लिए भी आने के लिए किसी भी किस्म की कोई भी रोक नहीं है। आपके जो सबऑर्डिनेट्स है वो बिना किसी प्रॉब्लम के यहाँ पे आ सकता है। जो वाइस प्रेसिडेंट होता है वो मंगवा टावर के ओनर की तरफ देखते हुए कहता है कि आपको इन सारे मैटर के बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, हम इसे निपटा लेंगे। के बाद वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट लाइमू यहाँ से निकल जाते हैं। वही इन लोगों के जाते ही पीछे पीछे जो मंगवा टावर की ओनर थी वो भी इनके पीछे पीछे जाती है। फिर डेफिनेटली उसको पता था कि ये इटर्नल ट्रू गॉड लेवल के वॉरियर्स की कॉन्फ्लिक्ट्स है जो कि इतने आसानी से सॉल्व नहीं होने वाली, क्योंकि ये सारी की सारी बकचोदी मंगवा टावर के अंदर हुई है। तो डेफिनेटली यहाँ के ओनर का वहाँ पे होना काफी ज्यादा जरूरी है। तो यहाँ पे लू फेंग का दोस्त भी हम लोगों को देखने के लिए मिलता है, जिसका नाम एंटी आयान था। वो मनी मन सोचता है कि उसका ये जो नया नया दोस्त है लू है, ये सही में काफी ज्यादा गुस्से वाला है। मैंने लिटरली सोचा नहीं था कि लू फेंग के अंदर इस किस्म का गुर्दा होगा कि वो ब्लड पाइथन सोसाइटी को इस तरीके से इग्नोर कर देगा। बट मनी मन उसे लू फेंग की चिंता भी हो रही थी, क्योंकि वो जानता था कि ब्लड पाइथन सोसाइटी से निपटना इतना ज्यादा आसान नहीं होने वाला। बट वही बाकी के जितने भी ट्रू गॉड्स थे वो सब इन सब चीजों के मजे ले रहे थे। इस वक्त जितने भी इटर्नल ट्रू गॉड थे सभी लोगों की नजर लैक्सिंग पैलेस के ऊपर थी, जहाँ पे लू फेंग बैठा हुआ था। वही लू फेंग के पास खड़ा एक वेटर जो होता है वो उसके साइड वाले वेटर से कहता है कि देखो, मुझे लग रहा है कि यहाँ पे बहुत बड़ी बकचोदी होने वाली है, कि आफ्टर ऑल ये जो मैजेस्टी है इन्होंने ब्लड पाइथन सोसाइटी को प्रोवोक किया है। ब्लड पाइथन सोसाइटी को इस तरीके से ह्यूमिलेट करने का अंजाम डेफिनेटली इतना आसान तो बिल्कुल भी नहीं होगा। जो आलोया होती है वो भी काफी ज्यादा चिंता में होती है, क्योंकि उसकी वजह से ये सारी चीजें हो रही होती है। इस पॉइंट तक अब तक तो उसे भी ये चीज अच्छी से समझ आ चुकी थी कि अभी उसका कोई भी रोल नहीं है इन सब चीजों के अंदर, और वो बस यहाँ पे अभी एक वॉइड ट्रू गॉड है, जिससे यहाँ पे किसी को झाट फर्क नहीं पड़ता। वही जो मोरुशा होता है उसने दरवाजे के ऊपर ही नजर बनाए रखी होती है। जैसे उसे दरवाजे के ऊपर कुछ मूवमेंट फील होती है, वो लू फेंग से कहता है कि मास्टर वो लोग आ चुके हैं। लू फेंग होता है वो अभी भी इन लोगों के आने के बाद भी मस्त अपने अकड़ के अंदर दारू पी रहा होता है, इन लोगों की तरफ देखता तक नहीं है। इसी वाइस प्रेसिडेंट लाइमू यहाँ पे अपीयर होता है, वो यहाँ पे अपीयर होती है अपना पावरफुल टेरिफाइंग ऑरा यहाँ पे रिलीज कर देता है, एंड साथ ही साथ लू फेंग की तरफ काफी ज्यादा ब्लडी ऑरा के साथ देखता है। एंड फिर कहता है कि मैंने सुना है कि लॉर्ड लू हे ने मुझे यहाँ पे पर्सनली मिलने के लिए बुलाया है और मैं यहाँ पे आ गया हूँ। भले ये जो सेंटेंस है ये उसने स्माइल करते हुए बोला हो, लेकिन उसके फेस के ऊपर साफ साफ हमें उसका गुस्सा देखने के लिए मिल सकता था। जो लू फेंग होता है वो इसकी तरफ ध्यान नहीं देता और दारू पीते हुए कहता है, अगर तुम्हारे पास कुछ बोलने के लिए है तो बोलो, वरना तुम यहाँ से दफा हो सकते हो। जैसे वाइस प्रेसिडेंट लाइमू इस चीज को सुनता है तो उसे काफी ज्यादा गुस्सा आता है, लेकिन स्टिल उसके बाद भी वो जोर जोर से हंसने लग जाता है गुस्से में। वही मंगवा टावर की ओनर भी इस वक्त तक यहाँ पे आ चुकी थी। वही जो वाइस प्रेसिडेंट होता है वो लू फेंग की तरफ देखते हुए कहता है, मैंने सुना है कि तुम काफी ज्यादा एरोगेंट हो और तुम मॉली क्लैन, मंगवा टावर और ब्लड पाइथन एसोसिएशन को बिल्कुल भी सीरियसली नहीं लेते। आखिर तुम हो कौन और तुम अपने आप को क्या ही समझते हो? वैसे तो मैं शांति से तुम्हारे साथ ये मैटर सॉल्व करने के लिए आया था, क्योंकि ऑलरेडी तुमने इतना ज्यादा बकीती पेल दी है तो मैं तुम्हें एक लास्ट मौका देता हूँ। 10,000 कॉस्मिक सैंड मुझे तो एज अ अपोलॉजी, और उसके बाद मैं भूल जाऊंगा कि हम लोगों के बीच में ऐसा कुछ हुआ था। वो एक इवल स्माइल देने लग जाता है। वही जो लू फेंग होता है वो उसकी तरफ देखता है और कहता है, क्या एपोलॉजी? एपोलॉजी मेरा की समझ जाओ गाइस आप, अगर कुछ इंपॉर्टेंट बोलना हो तो बोलो, वरना दफा हो जाओ यहाँ से। वही बाकी की जो इटर्नल ट्रू गॉड्स है जो कि 100 फ्लावर बकेट से ये सारा तमाशा देख रहे थे, वो मस्त पॉपकॉर्न उठा के खड़े हो जाते हैं और ये तमाशा देख रहे होते हैं। उनको काफी ज्यादा मजा आ रहा होता है। उन्हें अपने सपने के अंदर भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि एक इटर्नल ट्रू गॉड जिसने 100 फ्लावर बकेट के छोटे मोटे इल्यूजन फंक्शन के अंदर अपना कंट्रोल खो दिया, उसके अंदर इतना ज्यादा घमंड और साथ ही साथ इतना ज्यादा एरोगेंस और इतना ज्यादा गुर्दा भी हो सकता है। जिसके बाद ही जो वाइस प्रेसिडेंट लाइमो होता है उसे काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है, एंड वो अपने हाथों को फैलाता है और उसके हाथों के अंदर आ जाता है एक बहुत बड़ा सा हथियार जो कि कुछ एक कुल्हाड़ी जैसा दिख रहा था। उसके बाद तुरंत उसका जो ऑरा होता है वो चारों तरफ फैल जाता है, एंड सडनली वो लू फेंग के ऊपर अटैक कर देता है। और इवन इसका ये जो फर्स्ट मूव था ये उसका वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल मूव था, बिकॉज वो इन सारी बकीती को एक ही बारी के अंदर खत्म कर देना चाहता था। और कुछ ही सेकंड्स के अंदर जो प्रेसिडेंट लाइमो होता है वो लू फेंग के सामने आ जाता है। तभी जो लू फेंग होता है वो जेंटली अपने हाथों को लहरा देता है और उसका जो हाथ होता है वो एक नाइफ बन जाता है, जो कि लाइफ एंड डेथ नाइफ था। तभी उसकी टेक्निक का नाम था। देखने से ऐसी लगती थी जैसे कि लू फेंग ने कुछ किया ही ना हो। लू फेंग के छूते ही वो जो हथियार था उसके हाथों के अंदर उसके ऊपर क्रैक आ जाता है। वो जो हथियार होता है वो नीचे की तरफ हो जाता है और जो लू फेंग का हाथ होता है वो सीधा उसके सामने वाले अपोनेंट के छाती के अंदर घुस जाता है। एंड लू फेंग ने एक ही बारी के अंदर ही जो सामने वाला बंदा था वाइस प्रेसिडेंट, इसका दिल निकाल के अपने हाथों के अंदर ले लिया था।
चारों तरफ खून खून हो जाता है और सब लोग बुरी तरीके से शॉक हो जाता है कि लू फैंग ने जस्ट अपने एक रैंडम मूव से सामने वाले इटरनल ट्रू गॉड लेवल के वॉरियर का हार्ट अपने हाथों के अंदर ले लिया। डेफिनेटली अभी तक मरा नहीं था, लेकिन वो किसी भी पल मर सकता था अगर लू फैंग ने इसके हार्ट को पिचका दिया तो। के बाद जो वाइस प्रेसिडेंट लाइमू थी उसकी फटके 1000 हो चुकी थी और उसे लू फैंग के सामने अपनी औकात भी पता चल चुकी थी। जिसके बाद उसका जो दिल होता है उसके ऊपर हम लोगों को वाइस प्रेसिडेंट लाइमू की एक छोटी सी शक्ल देखने के लिए मिलती है, जो कि रोते हुए लू फैंग से कहती है, मर्सी मर्सी, मुझे माफ कर दो, मेरे ऊपर दया दिखाओ। जो मंगवा टावर की जो वो लेडी थी उसकी भी पूरी तरीके से फट चुकी थी और वो लू फैंग की तरफ देखते हुए कहती है कि लॉर्ड लू है, प्लीज इनके ऊपर थोड़ी सी दया दिखाओ, आप हमारे मंगवा टावर के ओनर्ड गेस्ट हो, इस मंगवा टावर की थोड़ी सी इज्जत करके इन्हें छोड़ दीजिए। जो लू फैंग होता है वो स्माइल करते हुए उस इटर्नल ट्रू गॉड के हार्ट की तरफ देखता है, यानी कि उस दिल की तरफ जिसके ऊपर लाइमू की शक्ल हम लोगों को देखने के लिए मिल सकती थी। उससे कहता है, वैसे तो मैं तुम्हें मार सकता था, लेकिन मैं यहाँ की ओनर काफी तो खूबसूरत है, इसलिए उसके कहने के ऊपर तुम्हारी जान बख्श देता हूँ। कंपनसेशन के रूप के अंदर मुझे 20,000 कॉस्मिक सैंड चाहिए। ऐसे आप लोगों को याद है कुछ टाइम पहले ये बंदा लू फैंग से 10,000 कॉस्मिक सैंड मांग रहा था और अभी लू फैंग ने इसका दिल निकाल के इसे 20,000 कॉस्मिक सैंड मांग रहा है। ठीक है, मैं तुम्हारे ऊपर थोड़ा सा और दया दिखा देता हूँ, तुम्हारे जो वेपन्स और ट्रेजर्स है वो भी इन सब चीज़ों के अंदर इंक्लूड कर लेता हूँ। तो उन सब चीज़ों के हिसाब से 8,000 उसमें कट गए, तो तुम्हें अभी बस 12,000 कॉस्मिक सैंड देना है। मुझे बस 12,000 कॉस्मिक सैंड दो और मैं तुम्हारी जिंदगी बख्श दूंगा। अगर तुम मुझे नहीं देना चाहते तो फिर अपनी जिंदगी भूल जाओ, वैसे भी तुम्हारे दिल को मुझे अपने हाथों से मसलने में काफी ज्यादा सुकून प्राप्त होगा। इसी मोमेंट के ऊपर हम लोगों को वो सारे इटर्नल ट्रू गॉड्स के भी फेसेस देखने के लिए मिलते हैं, जो कि 100 फ्लावर बैकेट से इस वक्त लू फैंग को देख रहे होते हैं। लोगों ने लू फैंग का इनविजिबल प्रेशर भी देख लिया था। कुछ टाइम पहले ये सब लोग मिलकर लू फैंग का मजाक उड़ा रहे थे और उन लोगों को लग रहा था कि लू फैंग काफी ज्यादा कमजोर है, लू फैंग का विल पावर काफी ज्यादा कमजोर है और लू फैंग ने शायद से गलती से अपना ब्रेक थ्रू कर लिया है। बट इस मोमेंट के ऊपर उन लोगों को पता चल चुका था कि लू फैंग ऐसा बंदा है जिससे डेफिनेटली कोई भी इस तरीके से नहीं भिड़ सकता। लू फैंग ने जस्ट एक रैंडम मूव से यहाँ के प्रेसिडेंट का जो दिल है वो उखाड़ के अपने हाथों के अंदर ले लिया था। समझ चुके थे कि अभी पूरे के पूरे हुआंग सिटी के अंदर एक क्रांति आने वाली। एक काफी ज्यादा पावरफुल मॉन्स्टर ने हुआंग सिटी के अंदर अपना कदम रख दिया है। वही वो जो इटर्नल ट्रू गॉड का हार्ट था वो रोने लग जाता और कहता है कि लाइमो, मैं आपको जितने भी पैसे चाहिए होंगे वो सारे के सारे पैसे देता हूँ, प्लीज प्लीज मुझे छोड़ दीजिए। इस वक्त ये अपनी इज्जत, शोहरत और बाकी सारी चीजें त्याग चुका था। इसे पता चल गया था जान बची तो लाखों पाए, वरना जंडू दैश मरा है। वो कॉस्मोस सैंड वो प्रेसिडेंट के पास है, प्लीज प्लीज कुछ टाइम रुक जाओ, प्रेसिडेंट यहाँ पे आते ही होंगे। यहाँ पे एंट्री होती है एक फिगर की जिसकी पूरे बॉडी के ऊपर ब्लैक कलर के स्केल हम लोगों को देखने के लिए मिल सकते थे। इस बंदे का नाम था मू यांग, जो की ब्लड पाइथन सोसाइटी का प्रेसिडेंट था। वो आते ही लू फैंग से कहता है कि 12,000 कॉस्मोस सैंड मैं पे कर दूंगा, प्लीज मेरे भाई को छोड़ दो। साथ ही साथ वो जो स्केप्टर वेपन है प्लीज वो भी दे दो, क्योंकि मेरे ब्लड पाइथन एसोसिएशन को उसकी काफी ज्यादा नीड है। उसकी जगह पे हम कोई और डील बना सकते हैं। जिसके बाद जो लू फैंग होता है वो उसके हार्ट को पकड़ता है और हवा के अंदर गोल घुमाता है। जिसके बाद उसके हार्ट के अंदर से कुछ वेपन्स बाहर आते हैं, जिसके अंदर वो स्केप्टर भी था। स्केप्टर का मतलब है गाइस कुल्हाड़ी। लू फैंग कहता है कि इस कुल्हाड़ी की कीमत लगभग 6,000 कॉस्मिक सैंड के बराबर में होगी, तो मुझे 6,000 कॉस्मिक सैंड दो। जिसके बाद ये जो बंदा होता है ये लू फैंग के पास एक पाउच फेंकता है जिसके अंदर 20,000 कॉस्मिक सैंड थे। लू फैंग उस पाउच की तरफ रैंडमली देखता है और अंदाजा लगा लेता है कि इसके अंदर 20,000 ही कॉस्मिक सैंड है। इसके तुरंत बाद वो उस हार्ट को और साथ ही साथ वो सारे के सारे वेपन्स उस प्रेसिडेंट की तरफ फेंक देता है। इसके बाद वो जो प्रेसिडेंट होता है वो उस हार्ट को लेता है और फिर उसके बाद वो लू फैंग से थैंक्स कहता है। जिसके बाद वो उस हार्ट को लेके यहाँ से 100 फ्लावर बैंकेट की तरफ चला जाता है। वही जो लू फैंग होता है वो बस खड़े खड़े इन लोगों को देखता रहता है। वही जो मैंगो टावर की ओनर थी वो भी खड़े खड़े पूरी तरीके से शॉक हो जाती। उसको भरोसा नहीं हो रहा था कि लू फैंग ने सामने वाली पार्टी से 20,000 कॉस्मिक सैंड लूट लिए। जो लू फैंग होता है वो मनी मन सोचता है कि जो प्रेसिडेंट था ये थोड़ा सा मुझे सही टाइप का बंदा लग रहा है, यानी कि ये थोड़ा चालाक किस्म का बंदा है, इसने सस्ते में मैटर को निपटा लिया। लू फैंग जानता था कि जो बंदा है ये काफी ज्यादा रिच है, इसके पास पैसों की कोई भी कमी नहीं है, ये पूरी की पूरे ब्लड पाइथन सोसाइटी का प्रेसिडेंट है, तो डेफिनेटली इसके पास बहुत पैसा होगा। वही जो मैंगो टावर की वो जो लेडी होती है वो लू फैंग की तरफ आती है और कहती है, लॉर्ड लू है, आपके लिए यहाँ पे और ज्यादा टाइम रुकना सूटेबल नहीं होगा। जिसके बाद जो लू फैंग होता है वो उनकी तरफ देखता है और कहता है चलो ठीक है मैं यहाँ से जा रहा हूँ। जिसके बाद जो लू फैंग होता है वो मुरुशा को लेकर यहाँ से चला जाता है, क्योंकि लू फैंग नोटिस कर चुका था कि वहाँ पे खड़े खड़े सारे के सारे जो इटर्नल ट्रू गॉड्स थे वो लू फैंग और इन सब लोगों का तमाशा देख रहे थे। डेफिनेटली ये लोग इन सब चीज़ों का फायदा उठा सकते थे, इसलिए जो लू फैंग होता है वो यहाँ से कल्टी मारने के बारे में ही सोचता है। जब लू फैंग जा रहा था तभी जो मैंगो टावर की ओनर होती है वो लू फैंग की तरफ देखती है और कहती है, थैंक यू सो मच लॉर्ड लुए रोया को बचाने के लिए, और फ्यूचर के अंदर हम लोग रोया की काफी अच्छी तरीके से केयर करेंगे। मैंगो टावर की ओनर थी वो समझ चुकी थी कि लू फैंग कोई ऑर्डिनरी बंदा नहीं है। लू फैंग ने बस एक रैंडम मूव से सामने वाले इटर्नल ट्रू गॉड लेवल के वॉरियर का हार्ट अपने हाथों के अंदर ले लिया।
ये बंदा सही में एक मॉन्स्टर है, डेफिनेटली हुआंग सिटी का वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल इटर्नल ट्रू गॉड होगा। अभी भी इस औरत को एक चीज समझ नहीं आ रही थी कि लू फेंग इतने आसानी से उसके इल्यूजन से कैसे इफेक्ट हो गया था। वही हम लोगों को बाकी के इटर्नल ट्रू गॉड्स देखने के लिए मिलता है, जो कि आज की ये लड़ाई देख के काफी ज़्यादा सेटिस्फाई हो चुके थे। उनकी आत्मा तो एकदम तृप्त हो गई थी ब्लड पाइथन सोसाइटी के प्रेसिडेंट को इस तरीके से बेइज्जत होते हुए। यहाँ से जाते जाते सारे के सारे इटर्नल ट्रू गॉड यही बात कर रहे थे कि पहले जो लू फेंग ने अपना कंट्रोल खो दिया था, क्या उसने वो जानबूझ के किया था या फिर उसके दिमाग के अंदर कोई छेद है या फिर उसका दिमाग खराब है। बट जो कुछ भी हो, जो लू फेंग की स्ट्रेंथ है वो काफी ज्यादा है, इसलिए यहाँ पे कोई भी लू फेंग के साथ पंगा लेने का रिस्क नहीं उठा सकता। वही धीरे धीरे करके यहाँ पे जितने भी इटर्नल ट्रू गॉड थे वो सारे के सारे चले जाते हैं। यहाँ पे बस दो लोग लुक जाते हैं, जो कि एंटियान था और वो एक दूसरा इटर्नल ट्रू गॉड जो कि मैंगोहार्ट टावर के ओनर को पसंद करता था। एंटियान जो कि लू फेंग का दोस्त था, वो मन ही मन सोचता है कि उसका ये जो नया दोस्त है लू है, ये सही में एक्सट्रीमली स्ट्रांग है, इसके साथ दोस्ती करके इसका सही में काफी ज्यादा फायदा होगा। वो मन ही मन सोचता है कि साथ ही साथ ये जो बंदा है लू है, ये काफी ज्यादा अच्छा भी है, क्योंकि इतना ज्यादा स्ट्रांग होने के बाद भी उसने एंटियान के साथ काफी अच्छी तरीके से बात की और उसके साथ काफी फ्रेंडली तरीके से बिहेव किया। एक चीज उसके भी समझ नहीं आई थी कि लू फेंग अपना कंट्रोल कैसे खो देता है, इतने ज्यादा स्ट्रांग पर्सन के पास इतनी कमजोर विल कैसे हो सकती है, कि पीछे जरूर कोई ना कोई कॉन्स्पिरेसी होगी। ये सोच के ये इस बात को टाल देता है। यहाँ पे जो दूसरा इटर्नल ट्रू गॉड था वो एंटियान की तरफ आता है और कहता है वो तो तुम्हारा दोस्त था है ना, तो क्या तुम्हें पता है कि उसने इस तरीके से अपना कंट्रोल कैसे खो दिया। अभी जो एंटियान होता है वो कहता है कि कई बार इस तरीके का कंट्रोल खोने का मतलब ये नहीं होता कि सामने वाले की विल पावर काफी ज्यादा कमजोर हो। अभी ऐसा भी हो सकता है कि उसने विदाउट किसी रिस्ट्रिक्शंस के उन सारे इल्यूजन्स को अपने ऊपर काम करने दिया हो। कोई ऐसा क्यों करेगा, इसके पीछे बस दो ही रीज़न हो सकता है। एक तो उस पर्सन को ये सारी इल्यूजन्स बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है, या फिर उसे इस टावर की वुमेन काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रही है। अब हम लोग जानते हैं कि इनमें से कोई भी रीज़न नहीं है। असली रीज़न तो ये था कि जो लू फेंग था वो अपनी टेक्निक प्रैक्टिस कर रहा था, एंड ये जो इल्यूजन था इसने उसकी टेक्निक को काफ़ी ज़्यादा एम्पलीफाई कर दिया था। हम लोग को ब्लड पाइथन सोसाइटी का हेडक्वार्टर देखने के लिए मिलता है, जहाँ पे काफ़ी सारे इटर्नल ट्रू गॉड्स थे। वो सारे के सारे आपस में बात कर रहे होते हैं कि इस बार हमारा जो ब्लड पाइथन एसोसिएशन है वो काफ़ी ज़्यादा एम्बेरस हो चुका है, वो कहीं पे भी शक्ल दिखाने के लायक नहीं बचा, क्योंकि एक नए नए इटर्नल ट्रू गॉड ने आके हमारी धज्जियाँ उड़ा दी। इवन थॉट हमें उसे 20,000 सैंड दे के उसे कंपनसेट भी करना पड़ा। ये सारी की सारी चीजें मंगवा टावर के अंदर हुई थी। सो डेफिनेटली काफी सारी इटर्नल ट्रू गॉड ने ये सारी चीजें देखी होगी, एंड कुछ ही टाइम के अंदर ये सारी की सारी जो बातें हैं वो हुआंग सिटी के अंदर फैल जाएगी। फिर बाकी सारे लोग बकवास कर रहे थे, लेकिन वही हम लोग को वाइस प्रेसिडेंट लाई मू और प्रेसिडेंट मू यांग देखने के लिए मिलता है, जो दोनों के दोनों काफी ज्यादा शांत थे। जो प्रेसिडेंट मोलिन होता है वो वाइस प्रेसिडेंट लाइमू से कहता है कि वो सही में इतना ज़्यादा पावरफुल है कि उसने एक रैंडम मुंह से तुम्हारा दिल तुम्हारे बॉडी से अलग कर दिया। जो लाइमू होता है वो कहता है मैं इस तरीके का मजाक कैसे कर सकता हूँ जिसके अंदर हमारी पूरी की पूरी रेपुटेशन दाव पे लगी हो। इवन मुझे भी काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा है उसके ऊपर, वो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकता है। उसके बाद जो प्रेसिडेंट होता है वो कहता है चलो ठीक है कोई बात नहीं, आज का ये जो मैटर है यहीं पे ख़त्म होता है, इसे फ्यूचर के अंदर ड्रैग नहीं किया जाएगा। वही जो वाइस प्रेसिडेंट होता है वो प्रेसिडेंट से बोलता है तो क्या इस तरीके से हम लोग इस लोहे को यहाँ से जाने देंगे के कारण हमारा ब्लड पाइथन सोसाइटी कहीं पे भी मुंह दिखाने लायक नहीं रह गया है। वही जो मू यांग होता है वो कहता है कि कोई ऑर्डिनरी ट्रू गॉड आके हमारे मुंह पे इस तरीके से चमाट मार दे, हम लोग डेफिनेटली इस तरीके की चीज़ को टॉलरेट नहीं कर सकते। बट वो जो इटर्नल ट्रू गॉड है वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, एंड साथ ही साथ अभी हम लोग उसके बारे में कुछ भी नहीं जानते, लेकिन वही हमारा जो एनिमी है वो हमारे बारे में सब कुछ जानता है। जिस इंसान के बारे में तुम कुछ ना जानते हो, इस तरीके के इंसान सबसे ज़्यादा खतरनाक एनिमी बन सकते हैं तुम्हारे। तो हम डेफिनेटली बिना पानी की गहराई ना पे उसके अंदर डुबकी नहीं लगा सकते। जब वक्त आएगा हम इस बंदे से भी निपट लेंगे, एंड जब वो वक्त आएगा मैं डेफिनेटली आज जो कुछ भी हुआ है इसका डबल से ट्रिपल उसको पे करने के लिए मजबूर करूंगा। इसी दिन के बाद जो लू है यानी कि लू फेंग का नाम होता है वो पूरी तरीके से पूरी की पूरी हुआंग सिटी के अंदर फैलना स्टार्ट हो जाता है। साथ ही साथ आज जो भी बकचोदी हुई थी ये भी काफी ज्यादा तेजी से वायरल हो रही थी। चारों तरफ लू फेंग के काफी सारे चर्चे हो रहे थे, जिसे देखो सब लोग लू फेंग के बारे में ही बात कर रहे थे। जो मैंगो टावर की ओनर होती है वो भी बेड पे लेटे लेटे इस वक्त लू फेंग के बारे में सोच रही होती है कि वो बंदा जिसे सब काफी ज्यादा कमजोर समझ रहे थे, बट एट द एंड वो बंदा काफी ज्यादा पावरफुल निकला। वो है आखिर तुम कौन हो और तुम अपने अंदर किस तरीके की मिस्ट्रीज को छुपा रहे हो। इसे देख के तो ऐसा लग रहा है जैसे कि यही लू फेंग की दीवानी बन चुकी है। मिशन शिफ्ट होता है और हम लोग को देखने के लिए मिलता है कि जो बात होती है यांगफेंग पेविलियन मास्टर की तरफ पहुंच जाती है। यांगफेंग पेविलियन मास्टर कहता है कि वहाँ पे मंगवा पेविलियन मास्टर भी थी और वो सब लोग भी थे, बट उसके बाद भी उनमें से किसी ने कुछ भी नहीं किया,
इवन जो वाइस प्रेसिडेंट है उसने 20,000 कॉस्मिक सैंड लू हे को दे भी दिए। वो ये सब जानता था कि ये सब चीजें करने के बाद उसकी पाइथन सोसाइटी ट्राइब की काफी ज्यादा बदनामी होगी, उसके बाद भी उसने ये सब चीजें किया। इसका मतलब इस बंदे के अंदर दम तो है। इसका मतलब ये नहीं है कि जो प्रेसिडेंट है वो लू हे को इस तरीके से जाने देंगे, वो बस सही मौके का इंतजार कर रहा है। यहाँ पे एक लड़की होती है जिसका नाम मू यांग होता है। वो अपने अंकल से पूछती है कि अंकल मास्टर यांग फैंग, आपको क्या लगता है कि इन दोनों में से कौन ज्यादा पावरफुल है। उसके अंकल कहते हैं कि रही बात उस प्रेसिडेंट की, तो वो डेफिनेटली काफी ज्यादा रूथलेस पर्सन है। डेफिनेटली हुआंग सिटी के अंदर वो वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल इटर्नल ट्रू गॉड है। इवन उसने काफी सारे इटर्नल ट्रू गॉड को मारा भी है। ऑलरेडी इतने सारे वर्ड ट्रू गॉड्स को मार चुका है कि इवन हम इन सब चीजों को इन्वेस्टिगेट भी नहीं कर पाए। रही बात लूहे की, तो उसके बारे में हम कुछ भी नहीं जानते। वो बंदा अभी भी पूरी तरीके से मिस्टीरियस है। तो इन दोनों में से कौन स्ट्रांग है ये तो बस हमें एक फाइट होने के बाद ही पता चलेगा। वही सीन शिफ्ट होता है, हम लोग को एक बहुत बड़ा पैलेस देखने के लिए मिलता है जिसके अंदर मू लीमैंग होता है। उसे अभी अभी एक न्यूज़ मिली होती है कि जो सिटी लॉर्ड मेंशन है उसने लू फेंग के रैंक को अपग्रेड कर दिया है। इस लूहे को पहले क्लास डी के अंदर रखा जाता था, अभी उसे क्लास ए के अंदर शिफ्ट कर दिया गया है। ये ऐसी रैंक्स थी जिसे कोई भी इटर्नल ट्रू गॉड नहीं बढ़ा सकता था। सारी चीजें बस सिटी लॉर्ड मेंशन के अंदर होती थी। एंड अगर किसी की रैंक बढ़ती भी है तो बारी बारी से बढ़ती थी। लेकिन लू फेंग डायरेक्ट क्लास डी से क्लास ए के अंदर आ चुका था। पूरे की पूरे हुआंग सिटी के अंदर जो क्लास ए के इटर्नल ट्रू गॉड्स होता है उनसे पंगा लेने की हिम्मत कोई भी नहीं करता। इवन जो हुआंग आर्मी है वो भी ऐसे लोगों से पंगा नहीं लेती कि वो जानती है कि पूरी की पूरी हुआंग आर्मी भी मिलकर अगर क्लास ए के इटर्नल ट्रू गॉड के साथ फाइट करने के लिए गई तो डेफिनेटली काफी ज्यादा डिस्ट्रक्शन होगा। वही सीन शिफ्ट होता है, हम लोगों को लू फेंग देखने के लिए मिलता है जो कि फायर एलम रेस्टोरेंट के अंदर बैठा हुआ था। फायर एलम रेस्टोरेंट वही जगह थी जहाँ पे जो मोरूशा था वो लू फेंग को स्टार्टिंग के अंदर लेके गया था चिकन बिरयानी खिलाने के लिए। चिकन बिरयानी से याद आया कि आज ईद है, तो जो मेरे मुस्लिम भाई है उन लोगों को ईद मुबारक। तो वापस आते हैं एक्सप्लेनेशन की तरफ, जिसके अंदर हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि जो लू फेंग और यान टियान यान है यानी कि लू फेंग का दोस्त, ये दोनों साथ में बैठ के मस्त दारू पी रहे थे। इन कुछ दिनों के अंदर काफी सारे फोर्सेस के लोग जो थे वो डायरेक्टली लू फेंग से मिलने के लिए आ रहे थे। सब लोग लू फेंग के साथ संबंध एस्टेब्लाइज करना चाहते थे। तरीके से सब लोग लू फेंग के साथ गठबंधन करना चाहते थे। जो लू फेंग था वो अपने घर पे भी नहीं था, वो इस फायर एलम रेस्टोरेंट के अंदर छुप के बैठा हुआ था क्योंकि वो कितने ही लोगों से मिल सकता था। इस वक्त पूरे हुआंग सिटी के अंदर जो टॉप फोर्सेस थी सबकी नजर लू फेंग के ऊपर थी। जो एंटी यान होता है वो हंसते हुए लू फेंग से कहता है कि पता नहीं कितने इटर्नल ट्रू गॉड तुमसे जलते होंगे इस वक्त, हम जैसे ऑर्डिनरी इटर्नल ट्रू गॉड तो तुम्हारे साथ बैठ के पीने के भी लायक नहीं है, बट स्टिल ब्रदर लूहे काफी ज्यादा बड़े दिल के इंसान है। जो लू फेंग होता है वो कहता है अरे नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, तू मेरे भाई जैसा है। जो एंटी यान होता है वो लू फेंग से कहता है कि जहाँ तक कि मुझे न्यूज़ मिली है जो सिटी लॉर्ड मेंशन है उसने ऑलरेडी तुम्हारी रैंक को अपग्रेड कर दिया है, उसने तुम्हें क्लास डी से क्लास ए के अंदर डाल दिया है। लू फेंग ये चीज़ सुनता है तो डेफिनेटली थोड़ा सा शॉक होता है एंड थोड़ा सा क्यूरियस भी होता है। हुआंग सिटी के अंदर जो इटर्नल ट्रू गॉड क्लास ए के अंदर होता है, इवन हुआंग लीजन यानी कि ये एक तरीके का मैकेनिकल टाइप का सुप्रीम ट्रेजर है जो कि पावर प्रोड्यूस करता है लगभग चॉज लेवल के आसपास, और इसे ड्राइव करने के लिए लगता है काफी सारे लोग। जो एंटी यानियन होता है वो लू फेंग से कहता है कि लूहे आपकी स्ट्रेंथ इतनी ज़्यादा है कि इवन अगर पूरी की पूरी हुआंग आर्मी आपसे पंगा लेने के लिए आ जाती है स्टिल आप उन्हें आराम से काफ़ी ज़्यादा टाइम तक रोक सकते हो। आपने तो इवन कोई वेपन या फिर कोई सीक्रेट ट्रेजर का भी इस्तेमाल नहीं किया था, उसके बाद भी आपने वाइस प्रेसिडेंट लाइम मू के दिल को एक ही बार के अंदर अपने उंगलियों के अंदर ले लिया था। आपने गलती से अपने फुल स्ट्रेंथ का इस्तेमाल कर लिया तो पूरी की पूरी हुआंग आर्मी आपके सामने कमजोर पड़ सकती है। जो लुओ फेंग होता है वो हंसता है और कहता है अरे बस बस भाई ये अभी ज़्यादा हो गया। लुओ फेंग कहता है कि जो हुआंग लीजन है यानी कि जो मैकेनिकल टाइप का सुप्रीम ट्रेजर है ये लिटरली काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है एंड इवन लू फेंग को भी इस चीज़ से पंगा लेने के लिए काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आएगी। देखा जाए तो लू फेंग के पास भी खुद का एक मैकेनिकल टाइप का सुप्रीम ट्रेजर था जिसका नाम था वू यूजी, यानी कि उसकी सिल्वर विंग्स जो कि ऑलरेडी अपग्रेड हो चुके थे और वो पूरे कंप्लीट भी हो चुके थे। जो लू फेंग होता है वो बस स्माइल कर देता एंड इन सब चीज़ों के ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं देता। चीज़ देख के इवन जो एंटी एनियन होता है वो थोड़ा सा शॉक हो जाता है, वो समझ जाता है कि लू फेंग को झाड़ फर्क नहीं पड़ता हुआंग आर्मी से। जो एंटी एनियन होता है वो लू फेंग के इस एटीट्यूड को देखते हुए कहता है कि लॉर्ड लूए आपको इन सब चीज़ों को ज़्यादा इग्नोर नहीं करना चाहिए क्योंकि हुआंग लीजन के वो जो 10 हुआंग लीजन है वो डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है एंड साथ ही साथ इन सब के साथ हुआंग गार्ड्स भी है। रेड एंड इन सब चीज़ों से भी बात नहीं समझी तो मुझे डर लगता है कि यहाँ पे लॉर्ड ऑफ चॉस भी आ सकता है यानी कि गॉड किंग। जो लू फेंग होता है वो हंसते हुए कहता है तुमने क्या मुझे सही में इतना था पागल समझ के रखा है कि मैं सिटी लॉर्ड मेंशन को चैलेंज करूंगा। जो एंटी यान होता है वो कहता है कि अगर ऐसी बात है तो कोई चिंता करने वाली बात नहीं है, लेकिन फिर भी तुम्हें एक चीज़ याद रखनी चाहिए। और ये बोलते ही उसके एक्सप्रेशन एकदम से सीरियस हो जाता है। वही लू फेंग उसकी तरफ देखते हुए कहता है ब्रदर एंट्रोपी तुम कहो तुम्हें क्या कहना है।
वो कहता है कि गलती से भी शी और यू इन लोगों के बीच में आने की कोशिश भी मत करना, यानी कि ये शी क्लैन और यू क्लैन के बीच में आने की बात कर रहे थे। वो कहता है कि इन दोनों के बीच में आना मतलब दो पावरफुल वोर्टेक्स के बीच में कचुम्बर बनने जैसी बात होती है। कहता है कि मुझे ये हुआंग सिटी काफ़ी ज़्यादा प्यारा है, एंड अगर शी क्लैन या फिर यू क्लैन इनमें से कोई भी एक भी अगर यहाँ पे आ जाता है एंड अगर इनकी कॉन्फ्लिक्ट्स होती है तो जो तबाही मचेगी उसके अंदर पूरा का पूरा हुआंग सिटी का नामो निशान मिट जाएगा। जो लो फैंग होता है वो अपने दोस्त की तरफ देखते हुए कहता है कि जो प्रेसिडेंट है जैन युआन चैम्बर वो पिछले दिन उससे मिलने के लिए आए थे, लेकिन जो लू फैंग था उसने उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया कि ये जो बंदा था ये फूड किंगडम से बिलोंग करता था। एंड आपको पता है कि लू फैंग की फूड किंगडम वालों के साथ दुश्मनी है, कि ये सारे जो लोग हैं इन्हीं लोगों से लू फैंग को बदला लेना है मास्टर जाओ शेंकी का। जो एंटी एरन होता है वो कहता है कि तुम्हें इन सब चीज़ों की ज़्यादा चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, एंड आफ्टर ऑल वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या ही उखाड़ लेंगे फूड किंगडम वाले तुम्हारे, क्योंकि वहाँ पे दूसरे साइड यू स्टेट के लोग भी है, अगर वो लोग कुछ करते तो यू स्टेट के लोग बीच में आ जाएंगे। इस वक्त बीच वाली बकरी हो जिसके ऊपर राइट साइड के लोग भी और लेफ्ट साइड के लोग भी दोनों के दोनों तुम्हारी तरफ उंगली करने की कोशिश करेंगे। वही लू फैंग कहता है कि इस वक्त तो मैं फिलहाल इन लोगों से जितना दूर रहूँ वही मेरे लिए ज़्यादा अच्छा होगा। इसके बाद जो लू फैंग होता है वो अपने इस नए बने दोस्त के साथ काफ़ी टाइम तक बैठ के दारू पीता है और काफ़ी सारी बातें करता है। वही जो एंट्रोपी होता है वो लू फैंग को हुआंग सिटी के बारे में काफ़ी कुछ बताता है। वही जिसके बाद वो लोग इस रेस्टोरेंट के बारे में बात करने लग जाते हैं, एंड लू फैंग कहता है कि उसे ये जगह काफ़ी ज़्यादा पसंद है क्योंकि यहाँ का जो बारबेक्यू है वो काफ़ी ज़्यादा टेस्टी लगता है। फाइनली यहाँ से बात करने के बाद ये लोग यहाँ से जा ही रहे होते तभी वो लोग यहाँ पे एक औरत को देखता है जिसकी एक लंबी सी पूंछ थी, दिखने में काफी ज्यादा सुंदर लग रही थी और इसके साथ काफी सारे गार्ड भी थे। इस औरत का नाम था डियो रोंग की। जो लड़की थी ये डियो रोंग फैमिली से बिलोंग करती थी एंड ये डियो रोंग योंग की बेटी थी। ये डेफिनेटली एक इटर्नल ट्रू गॉड थे एंड ये जो लड़की थी ये लू फैंग को अपना मास्टर बनाना चाहती थी। जो एंट्रोपी होता है वो डियोंगी की तरफ देखते हुए कहता है क्या तुम यहाँ पे ब्रदर लू ही से मिलने के लिए आई हो, तुम्हें इस जगह के बारे में कैसे पता चला। तभी जो डियो रोंग की होती है वो अपनी मुंडी झुकाते हुए कहती है कि मैंने सुना था कि जो लॉर्ड लू है वो मंगुआ टावर के अंदर है, तो मैं वहाँ पे उनसे विजिट करने के लिए गई थी, लेकिन उसके बाद मुझे यहाँ के कुछ गार्ड से पता चला कि जो लॉर्ड ही है वो फायर इलम रेस्टोरेंट के अंदर है। बाद जो लू फैंग होता है वो उन गार्ड की तरफ देखता है एंड गाइस ये जो गार्ड होता है ये और कोई नहीं होते, ये वही लोग होते हैं जिनको लू फैंग ने बहुत पहले बचाया था, कि ये उन्हीं छोटे से ट्राइब के लोग थे जिनको लू फैंग ने स्टार्टिंग में बचाया था। जो लू फैंग होता है वो उस लड़की की तरफ देखते हुए कहता है कि तुम यहाँ पे क्यों आई हो। जो डियोरोंगी होती है वो लू फैंग की तरफ देखती है और सर झुकाते हुए कहती है कि मैं आपको अपना मास्टर बनाने चाहती हूँ। लू फैंग उस लड़की की तरफ देखता है और कहता है कि तेरा बाप भी तो इटर्नल ट्रू गॉड है, तू उसे भी तो अपना मास्टर बना सकती है, तो तू मुझे ही अपना मास्टर क्यों बनाना चाहती है। तभी वो जो लड़की होती है वो कहती है कि उसके जो फादर है वो एक्चुअली मेडिसिन रिफाइन करने के लिए काफ़ी अच्छे है एंड वो उसी चीज़ के अंदर अच्छे है, वो फाइट करने में इतने ज़्यादा अच्छे नहीं है एंड उसने लू फैंग की पावर जान ली है, इसलिए वो लू फैंग को अपना मास्टर बनाना चाहती है। अगर आप मेरे मास्टर बनने के लिए तैयार हो जाते हो तो इवन मैं आपको 5000 यूनिवर्सल सैंड भी ऑफर करने के लिए तैयार हूँ। बट जो लू फैंग होता है वो इस बंदे को किसी सिग्मा की तरह इग्नोर कर देता है एंड फिर अपने दोस्त की तरफ देखता है एंट्रोपी की तरफ और कहता है कि ब्रदर एंट्रोपी चलो यहाँ से चलते हैं। उसके बाद लू फैंग एंट्रोपी के साथ यहाँ से चला जाता है। वही ये जो लड़की होती है पीछे से चिल्लाती रह जाती है कि मास्टर मास्टर रुक जाइए मास्टर, प्लीज़ मुझे एक चांस तो दीजिए, मुझे एक बार टेस्ट तो करिए। जो मोरुशा होता है वो भी इस लड़की की तरफ देखता है और कहता है क्या तुम मेरे मास्टर की डिसाइपल बनना चाहती हो, सपना देखो सपना। ये जो लड़की होती है वो उसके बाद उस गार्ड की तरफ वापस से जाती है यानी कि सियोन की तरफ। सियोन वही बंदा है जिसके साथ लू फैंग के थोड़े से अच्छे संबंध है। वही दो ट्रू गॉड्स है जिसके अंदर से एक इस रेस्टोरेंट के अंदर काम करता और दूसरा किसी जगह पे गार्डिंग करता था। सुनयुन वही पर्सन है जो कि गार्डिंग करता था एंड ये इसी लड़की की गार्डिंग करता था क्योंकि ये जो गार्ड था इसका जो भाई था वो उसी रेस्टोरेंट के अंदर काम करता था जहाँ पे लू फैंग अक्सर आया करता था। तो उसका भाई उसको बता देता है कि उसे लॉर्ड लू है यहाँ पे देखने के लिए मिले थे। ये यही न्यूज जाके इस लड़की को बता देता है। कुछ ही टाइम के बाद सीन शिफ्ट होता है, हम लोगों को सुई जी देखने के लिए मिलता है जो कि सीयू की तरफ आता है और कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि सुप्रीम लॉर्ड की इन्फॉर्मेशन तुमने बाहर लीक की। मैंने तुम्हें ये चीज बताई थी क्योंकि तुम मेरे भाई हो। इस वक्त मैं रेस्टोरेंट बिजनेस के अंदर हूँ और हमें अपने क्लाइंट्स की इन्फॉर्मेशन को प्रोटेक्ट करना पड़ता है। जो सीयून होता है वो कहता है कि जो सुप्रीम लॉर्ड है उन्होंने तो मुझे कुछ भी नहीं कहा, बट तुम मेरे भाई होने के बाद भी तुम मुझे डांट रहे हो। वही जो सीयून होता है वो कहता है कि क्योंकि जो सुप्रीम लॉर्ड है उनका दिमाग काफी ज्यादा ठंडा है इसलिए उन्होंने तुम्हें कुछ नहीं बोला, अगर उनके जगह पे कोई और होता तो अभी तक तुम निपट चुके होते। इटर्नल ट्रू गॉड्स की बात आती है तो तुम्हें काफी ज्यादा
ज्यादा ध्यान रखना चाहिए। के बाद ये दोनों काफी टाइम तक अच्छी से बात करते हैं, जिसके बाद हम लोग को पता चलता है सुयोयून है फाइनली उसे एक ऐसा सीक्रेट मैटर मिल चुका है जिसके थ्रू अपना वो ब्रेक थ्रू कर सके ट्रू गॉड ऑफ वाइड स्पेस लेवल के ऊपर। चीज सुन के उसका जो भाई होता है सीओजी वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है, लेकिन वही दूसरी तरफ वो थोड़ा सा नाराज भी हो जाता है क्योंकि उसे भी ऐसा मैटर मिल तो चुका होता है लेकिन उसके पास इतने ज्यादा पैसे नहीं होते वो उन मेथड्स को खरीद सके। की वजह से वो सोचता है कि उसका भाई उससे आगे निकल गया बट उसे अभी भी काफी ज्यादा लंबा टाइम लग जाएगा। फिर वो सोचता है कि हमारी ये जो जिंदगी है वो पूरी तरीके से इटरनल है, एज लॉन्ग एज हम जिंदा है एक ना एक दिन मैं जरूर वो मेथड को खोज निकालूंगा। वो दिन भी दूर नहीं जब मैं ट्रू गॉड ऑफ वाइड स्पेस लेवल के ऊपर पहुंच जाऊंगा। सीन शिफ्ट होता है, हम लोग को ब्लड पाइथन सोसाइटी का हेडक्वार्टर देखने के लिए मिलता है। वहाँ पे जो वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट होता है वो लू फेंग के बारे में बात कर रहे होते हैं कि पिछले कुछ दिनों से लू फेंग जो है वो काफी ज्यादा पॉपुलर हो चुका है पूरे के पूरे हुआंग सिटी के अंदर। एंड जब लू हे की बात होती है तो हमारे जो ब्लड पाइथन एसोसिएशन है उसे भी मेंशन किया जाता है। भाई ये सारी चीजें सुन के जो वाइस प्रेसिडेंट लाइमो होते हैं वो काफी ज्यादा गुस्सा हो चुका होता है और वो कहता है तुम कुछ टाइम के लिए अपना मुंह बंद रख सकते हो। ऐसे तो ये वाइस प्रेसिडेंट था लेकिन उसके बाद भी इसने प्रेसिडेंट के मुंह पे इतना तो गुस्से में बोल दिया था। उसके बाद जो प्रेसिडेंट होता है वो थोड़ा शांत हो जाता है और फिर वो कहता है अच्छा ठीक है मुझे तुम्हारे बकवास के अंदर नहीं पड़ना, लेकिन जो मैंने तुम्हारा कंपनसेशन पे किया था 20,000 कॉस्मोस सेंट का मुझे वो दे दो क्योंकि इस वक्त मैं काफ़ी ज़्यादा गरीब हूँ। तभी जो वाइस प्रेसिडेंट होता है वो कहता है कि प्रेसिडेंट देखो मेरे पास जितने पैसे थे मैं ऑलरेडी आपको सारे के सारे दे चुका हूँ और अभी बस आपको देने के लिए 5,000 कॉस्मिक सैंड बचे हुए हैं, वो मैं आपको फ्यूचर के अंदर जरूर लौटा दूंगा। भाई इस वक्त जो वाइस प्रेसिडेंट होता है वो थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है, उसे भरोसा नहीं हो रहा था कि जो प्रेसिडेंट मू यान है वो तो पूरे के पूरे ब्लड पाइथन क्लब के अंदर सबसे ज्यादा अमीर है क्योंकि उनके पास सबसे ज्यादा रिसोर्सेज है, लेकिन उसके बाद भी वो कह रहे हैं कि वो काफी ज्यादा गरीब है। वो इस वक्त उन लोगों से भीख मांग रहा है कि उनके पैसे वो उन्हें वापस कर दे। जो प्रेसिडेंट होता है वो वाइस प्रेसिडेंट की तरफ देखते हुए कहता है कि मैं तेरे से भीख नहीं मांग रहा, बस तेरे से ये बोल रहा हूँ क्या तुम्हें अभी कोई अच्छा बकरा देखने के लिए मिला है जिसको मार के हम लोग उसका पैसा लूट सके। ये लोग कुछ वॉइड ट्रू गॉड्स को ढूंढते थे जो कि सिंगल होते थे क्योंकि ये इटर्नल ट्रू गॉड है तो वो आराम से उनको मार के उनके पैसे वैसे सारी चीजें लूट लेते थे। मेनली इन लोगों का जो धंधा है वो लोगों को मार के उनको लूट के ही चलता था। वो अभी तक पता नहीं कितने सारे वॉइड ट्रू गॉड लेवल के वॉरियर और इटर्नल ट्रू गॉड को मार चुके हैं। इटर्नल ट्रू गॉड लोगों की संख्या कम है लेकिन स्टिल इन लोगों की भी संख्या है। प्रेसिडेंट कहता है कि लास्ट सेंचुरी के अंदर उसने कुल मिला के 132 वॉइड ट्रू गॉड लेवल के वॉरियर्स को मारा था, जिनको मारने के बाद उन्हें कुछ 1200 कॉस्मिक सैंड के पॉइंट्स मिले थे। मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये 1200 लिखना चाहता था कि ये 12 लाख लिखना चाहता था कि ये तो पॉसिबल ही नहीं हो सकता कि 132 वॉइड ट्रू गॉड लेवल के वॉरियर्स को मारने के बाद बस 1200 कॉस्मिक सैंड मिले। भाई जो वाइस प्रेसिडेंट होता है वो कहता है कि इस वक्त हमें कोई भी पैसा वाला बकरा नहीं मिल रहा एंड जिनके पास ट्रेजर्स वगैरह ये सारी चीजें है भी लोग काफी ज्यादा चौकन्ने रहते हैं एंड वो लोग जल्दी बाहर नहीं निकलते ना वो इन सारी चीज़ों को फैलने देता है। जो वाइस प्रेसिडेंट होता है वो प्रेसिडेंट की तरफ देखते हुए कहता है कि प्रेसिडेंट मैंने आपको कभी भी इतना ज़्यादा चिंतित कभी नहीं देखा जब से हम लोगों ने ब्लड पाइथन क्लब को फॉर्म किया है। ऐसा लग रहा है कि हमारा जो ब्लड पाइथन क्लब है वो सही में काफ़ी ज़्यादा गरीब होते जा रहा है डे बाय डे। के बाद ये लोग अपनी गरीबी का थोड़ा बहुत रोना वगैरह करते हैं जो कि मैं आप लोगों को नहीं बताने वाला। बट एट द एंड जो प्रेसिडेंट होता है वो वाइस प्रेसिडेंट से कहता है अरे ब्लड पाइथन के अंदर ऑलरेडी इतने सारे सबऑर्डिनेट्स है तो सभी लोगों को भेज दो कोई बकरा ढूंढने के लिए। उन सारे के सारे लोगों को हम लोगों ने क्या मुफ्त में पाल के रखा है। वाइस प्रेसिडेंट कहता है कि जो सिटी लॉर्ड मेंशन है उसने ऑलरेडी काफ़ी सारे रूल्स बना के रखे हैं ताकि वो ट्रू गॉड लेवल के वॉरियर्स और ट्रू गॉड वाइड स्पेस लेवल के वॉरियर्स को बचा सके। अगर हम लोग उनकी नज़र में आ जाते हैं तो डेफिनेटली हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा इन सब चीज़ों से निपटना। इसलिए जो लोग हैं ये लोग टैक्स भी इन लोगों से वसूली करते थे जो कि इन लोगों के एरिया के अंदर रहते थे एंड इसलिए लोग डिसाइड करते कि अब से ये लोग जो टैक्स है उसको डबल से ट्रिपल कर देंगे कि ये लोग थोड़ा सा अपना गुजारा कर सके। इसके बाद ये लोग डिसाइड करते हैं कि अब से जो टैक्स होगा वो 50,000 कॉस्मिक सैंड के आसपास होगा क्योंकि डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा बड़ी रकम है एक ट्रू गॉड के लिए। ये लोग पूरी की पूरी एक डेकेड का जो टैक्स है वो एक ही बारी में वसूली करने की सोच रहे हैं। इसलिए वो लोग कहते हैं कि अगर कुछ ट्रू गॉड्स को मारना भी पड़े हम लोगों को कि बचे हुए ट्रू गॉड्स को धमकी दे उन लोगों के नाम की तो कोई दिक्कत नहीं है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम लोग को प्रेसिडेंट मू यांग देखने के लिए मिलता है जो कि एक रूम के अंदर थे। सडनली उनके सामने एक मिरर अपीयर होता है और उस मिरर के अंदर कुछ फ्लक्चुएशन होती है और मिरर के दूसरे साइड हम लोगों को काफी ज्यादा टेरिफाइंग फिगर देखने के लिए मिलता है। वो जो फिगर होता है वो प्रेसिडेंट की तरफ देखते हुए कहता है प्रेसिडेंट मू यांग तुम सडनली इस तरीके से मेरे से बात करने के लिए कैसे आ गए, क्या कोई दिक्कत है। इसलिए जो फिगर था इसका नाम था जियो यून। डेफिनेटली मेरे हिसाब से ये कोई चॉइस किंग लेवल का वॉरियर है। प्रेसिडेंट होता है वो इससे कहता है
कि जो सेकंड पार्ट है ब्लड ऑफ आयरन एंड सैंड का, उसके लिए लगभग लगभग उन्हें 1 मिलियन कॉस्मिक सैंड की ज़रूरत है। बट अभी उसके पास इतने ज़्यादा पैसे नहीं है कि वो उस चीज़ को खरीद सके। गाइस ये जो चीज़ है ये किसी तरीके का मेथड या फिर किसी तरीके का ट्रेजर है जिसकी ज़रूरत इस वक्त प्रेसिडेंट को है अपनी पावर्स को बढ़ाने के लिए। डेफिनेटली आप लोगों को पता है कि ट्रेजर कितने ज़्यादा महंगे मिलते हैं एक इटर्नल ट्रू गॉड लेवल के वॉरियर के लिए। के बाद जो प्रेसिडेंट होता है वो उस पर्सन से कहता है क्या मैं आपसे कुछ कॉइन्स उधार ले सकता हूँ। इसके बाद हम लोग को देखने के लिए मिलता है जो सामने वाला बंदा होता है ये प्रेसिडेंट को थोड़ा सा भाषण देता है और कहता है कि अगर तुम किसी और जगह के ऊपर होते या फिर तुम यांग फैंग हॉल या फिर किसी और जगह पे होते तो वो लोग डेफिनेटली तुमको ये सारी चीज़ें बिल्कुल भी बाय करने की चांस नहीं देते। बट क्योंकि तुमने हमारे साथ काफ़ी ज़्यादा लंबे टाइम तक काम किया है एंड तुमने पहले काफ़ी कुछ उखाड़ के भी हम लोगों को दिखाया है तो इस बार हम तुम्हारी मदद करते हैं। हम तुम्हें ये प्योर आयरन और ब्लड सैंड मेथड तुम्हें देते हैं। डेफिनेटली ब्लड कल्टीवेशन का वन ऑफ द मोस्ट एडवांस ब्लड कल्टीवेशन मेथड है। प्रेसिडेंट मू यांग इस चीज़ को सुनते तो वो डेफिनेटली पूरी तरीके से शॉक हो जाता है क्योंकि इस मेथड को प्रैक्टिस करके वो जल्दी चौथ रिलम तक पहुंच सकते थे। एंड ये जो मेथड था ये परफेक्ट ब्लड लाइन कल्टीवेशन मेथड था। के बाद वो जो सामने वाला फिगर होता है वो प्रेसिडेंट से कहता है कि तुम ब्लड पाइथन क्लब को चलाते हो। डेफिनेटली तुम्हारा ये जो क्लब है ये थोड़ा स्लो काम कर रहा है लेकिन अगर तुम्हें ज़्यादा पैसे बनाने हैं तो तुम्हें थोड़ा बहुत रिस्क लेना पड़ेगा। जो मू यांग होता है उसकी आंखें धीरे धीरे करके और ज़्यादा कोल्ड होती जाती है और उसकी एक्सप्रेशन चेंज होता है और वो कहता है ऐसे उसे आयरन ब्लड सैंड मैटर मिल जाएगा उसके बाद वो हुआंग सिटी को छोड़ के चला जाएगा। फिर उसके बाद चाहे इस सिटी के अंदर कुछ भी हो, सिटी लॉर्ड मेंशन और फूड कंट्री के बीच में कितनी भी फाइट्स क्यों ना हो जाए वो कभी इन्वॉल्व नहीं होगा। मेरे ख्याल से ये सारी चीज़ें उसने मन के अंदर कही थी कि वो फूड कंट्री का भी फायदा उठाने की सोच रहा था। सीन शिफ्ट होता हम लोग को लू फैंग देखने के लिए मिलता है जो कि एक बहुत बड़े रॉक के ऊपर बैठा हुआ था और यहाँ पे बैठ के वो दारू पी रहा था एंड साथ ही साथ वो अपना ग्रेट डिस्ट्रक्शन हार्ट रिफाइनिंग मेथड का भी प्रैक्टिस कर रहा था। मेथड है इसके ऊपर लू फैंग पहले थोड़ा सा अटक गया था लेकिन उसका वो जो नया दोस्त था एंट्रोपी उसके कारण फैंग फाइनली इस मेथड को कल्टिवेट कर पा रहा था। वही दूसरी तरफ उसका जो 7 इमोशन माइंड रिफाइनिंग मेथड था उसका भी उसको काफी ज्यादा एडवांटेज मिल रहा था अपने इस ग्रेट डिस्ट्रक्शन माइंड रिफाइनिंग मेथड से। साथ ही साथ अभी वो चॉस पावर डायग्राम के सेकंड लेवल को भी अभी समझ पा रहा था। सारी की सारी चीजें हो रही थी एंट्रोपी के कारण। एंट्रोपी वेपन्स को रिफाइन करता था एंड जो वेपन्स को रिफाइन करते हैं उनको चॉस पावर डायग्राम के बारे में काफी ज्यादा डीप अंडरस्टैंडिंग होती है। सो डेफिनेटली जो लू फैंग था उसे एंट्रोपी से काफी ज्यादा मदद मिल रही थी। बट लू फैंग को भी एक चीज समझ नहीं आ रही थी कि अगर वो चॉस पावर डायग्राम के सेकंड लेवल को कल्टीवेट करना चाहता है तो अभी उसके पास पैसे नहीं है, वो इस वक्त काफी ज्यादा गरीब है। लोगों को याद होगा जब लू फैंग फर्स्ट लेवल को कॉम्प्रहेंड कर रहा था तभी लू फैंग ने वो जो फ्लावर था पर्पल क्रिस्टल फ्लावर उसको बेच के जितने भी पैसे आए थे वो सारे के सारे उसको फर्स्ट लेवल को कॉम्प्रहेंड करने में लग गए थे। सेकंड लेवल को कॉम्प्रहेंड करने के लिए डेफिनेटली उसे पहले वाले के कंपैरिजन के अंदर 2 से 3 गुना ज्यादा पैसे लगने वाले थे। तो लू फैंग को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना चाहिए, इतना सारा पैसा वो कहाँ से लाएगा। उसके पास एक ही रास्ता था, वो था असेसिन बनना। क्योंकि जो लू फैंग था उसने यांग फैंग गिल्ड को ज्वाइन किया था और यांग फैंग गिल्ड के अंदर काफी सारे लोगों के ऊपर बाउंटी रखी गई थी, यानी कि सुपारी रखी गई थी उनको मारने के लिए। लू फैंग ऐसे टाइप का बंदा था जो कि किसी भी रैंडम पर्सन को इस तरीके से नहीं मारता था तक वो बंदा समाज के लिए खतरनाक ना हो या फिर लू फैंग के नजरों में अड़ता ना हो। इसलिए जो लू फैंग होता है वो फाइनली अपने लायक कोई बाउंटी मिशन ढूंढना स्टार्ट कर देता है यांग फैंग गिल्ड के अंदर। लू फैंग को जो हाईएस्ट बाउंटी मिशन मिलता है वो होता है मू ली जियाओ के लिए। एंड ये जो मू ली जियाओ था ये हुआंग लीजन का कमांडर था एंड इसके ऊपर बाउंटी मिशन था वो लगभग 1.2 बिलियन कॉस्मॉक सैंड के आसपास था। लू फैंग एक चीज तो इस चीज से समझ ही चुका था कि जो भी पर्सन 1.2 मिलियन कॉस्मिक सैंड की सुपारी दे रहा है वो बंदा सही में कोई नॉर्मल आदमी तो बिल्कुल भी नहीं होगा कि एक तो वो बंदा सिटी लॉर्ड मेंशन से पंगा लेना चाहता है और दूसरा वो इतनी ज्यादा बड़ी अमाउंट भी चुका रहा है। सेकंड मोस्ट रिवॉर्डिंग मिशन था वो था ब्लड क्लाउड को मारने का। जो ब्लड क्लाउड था ये फूड नेशन का बंदा था तो डेफिनेटली इसको मारने के लिए लू फैंग ज्यादा झिझकेगा नहीं और इसे मारने की जो कीमत थी वो लगभग 1 मिलियन कॉस्मॉस सैंड के आसपास थी। एक्चुअली ये जो लोग है जिनके नाम मैं अभी आपको बता रहा हूँ इन लोगों को भी पता होता है कि इन लोगों के नाम की वहाँ पे सुपारी दी गई है यांग फैंग गिल्ड के अंदर। इन लोगों को भरोसा होता है अपने पावर्स के ऊपर कि ये लोग पूरी की पूरी सिटी के अंदर काफी ज्यादा पावरफुल है। अगर 2 मिलियन 3 मिलियन की भी बात की जाए तो इतना ज़्यादा पावरफुल कौन है जो कि इनको मार सके। एंड डेफिनेटली जो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल लीडर्स होते हैं वो इन सब छोटे मोटे बातों के ऊपर कोई भी ध्यान नहीं देता। लोग तो अपने अलग ही रूलिंग किंगडम्स होते हैं। ये जो ब्लड क्लाउड था जो कि सेकंड नंबर के ऊपर था इसके ऊपर लगभग 1 मिलियन कॉस्मॉस सैंड की बोली लगाई हुई थी। थर्ड नंबर के ऊपर था उसके ऊपर कम से कम 53 लाख की बोली लगी हुई थी। फोर्थ नंबर के ऊपर था उसके ऊपर 18 लाख की बाउंटी थी। जो फिफ्थ नंबर के ऊपर था उसके ऊपर लगभग 12 लाख की बाउंटी थी। एंड जो 12 लाख वाला बंदा था ये और कोई नहीं, ये ब्लड पाइथन गिल्ड का लीडर था मू यांग।
से कुछ टाइम पहले ही लू फेंग की कंट्रोवर्सी हुई थी। ये वही प्रेसिडेंट मू लियान है जिसने लू फेंग को 20,000 कॉस्मिक सैंड दिए थे। स्टार्टिंग के 3 लोग थे, उन लोगों के ऊपर डेफिनेटली काफी ज्यादा बड़ी बड़ी भूलियां लगी हुई थी, लेकिन उन तीनों के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन हुआंग सिटी के अंदर नहीं थी, ना ही एंट्रोपी ने उसे दी थी। तो उन सब लोगों के बारे में उसे डेफिनेटली कुछ नहीं पता। तो उन लोगों को मारने के बारे में बस लू फेंग फ्यूचर के अंदर सोच सकता है। वही जो सेकंड नंबर के ऊपर था मू ली जियाओ, उसको मारने का तो लू फेंग को काफी ज्यादा मन था क्योंकि वो 5 मेजर फैमिलीज से बिलोंग करता था। तो उसके बारे में भी कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं थी लू फेंग के पास। एंड जो लू फेंग होता है वो थोड़ा सा सोचता है एंड फिर वो डिसाइड कर लेता है कि वो मारने वाला है प्रेसिडेंट को। वो प्रेसिडेंट के बारे में जानता था कि प्रेसिडेंट एक अच्छा इंसान नहीं है और ऑलरेडी उसने काफी सारे वॉर ट्रू गॉड लेवल के वॉरियर्स को मार दिया है। लोगों को हंट करते हैं, लोगों को स्लॉटर करते हैं और लोगों को लूटते हैं। साथ ही साथ लू फेंग की भी ज्यादा कुछ अच्छे रिलेशनशिप नहीं थे इन लोगों के साथ। डेफिनेटली इन लोगों को मारने के बाद लू फेंग को कोई भी गिल्ट महसूस नहीं होने वाला। लू फेंग सोचता है क्योंकि ये उसकी फर्स्ट बाउंटी है तो डेफिनेटली उसे इसके अंदर सक्सीड होना ही पड़ेगा। तो एकदम से कोई बड़ा मिशन चूज करना भी उसके लिए ठीक नहीं होगा। इस मिशन के बाद कम से कम उसको ये पता चल जाएगा कि वो कितना ज्यादा पावरफुल है। बाद जो लू फेंग होता है वो इस बाउंटी के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट कर देता है। लू फेंग इन सब चीजों के बारे में सोच ही रहा होता है, तभी जो मोरुशा होता है वो सडनली लू फेंग के पास उड़ते हुए आता है और वो लू फेंग से कहता है, मास्टर आपसे ब्लैक जेड टाइगर मिलने के लिए आया है। ऐसे जो ब्लैक जेड टाइगर है ये और कोई नहीं है, वही बंदा है जो कि लू फेंग को स्टार्टिंग के अंदर मिला था जब लू फेंग ओरिजिन कॉन्टिनेंट के अंदर आया था। इसी बंदे ने लू फेंग को पूरा पूरा हुआंग सिटी घुमाया था, आप लोगों को याद होगा। वैसे तो नाम मू यू ही है, लेकिन ये एक जेड टाइगर है, इसलिए जो मोरुशा था वो उसे ब्लैक जेड टाइगर बुला रहा था। लू फेंग काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज हो जाता है और खुश भी हो जाता है क्योंकि इस बंदे ने उसकी काफ़ी ज़्यादा मदद की थी। लू फेंग कहता है ये तो वही फर्स्ट बॉय ट्रू गॉड है जिससे मैं मिला था ओरिजिन कॉन्टिनेंट के अंदर आने के बाद। मोरुशा कहता है कि जब लू फेंग सक्लूजन के अंदर था तब वो पहले भी आया था मास्टर से मिलने के लिए। उस वक्त मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था, इसलिए मैंने आपको इन सब चीज़ों के बारे में कुछ भी नहीं बताया। ये इसकी सेकेंड विजिट है। लू फेंग स्माइल करता है और कहता है सेकेंड टाइम, चलो ठीक है उसे बुलाओ, मैं उससे मिलना चाहता हूँ। जो मोरुशा होता है वो फाइनली उस बंदे को लेने के लिए चला जाता है। जाने से पहले जो मोरुशा होता है वो लू फेंग की तरफ देखता है और कहता है कि मास्टर मैं यहाँ पे काफी ज्यादा अकेला सा हो गया हूँ, आपको नहीं लगता कि आपको एक और सर्वेंट रख लेना चाहिए। जो लू फेंग होता है वो कहता है कि सर्वेंट इसकी क्या नीड है, मैं तो हमेशा अपना कल्टीवेशन करता रहता हूँ और रही बात तुम्हारी तो तुम बाकी के काम कर लेते हो और जो बचे हुए काम रहे वो हम दोनों मिलके कर लेते हैं। मोरुशा होता है वो कहता है कि मास्टर आपकी जो रेपुटेशन है वो पूरी की पूरी हुआंग सिटी के अंदर काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है, काफ़ी सारे लोग दिन भर आपसे मिलने के लिए आते रहते हैं, तो मुझे पूरा टाइम दरवाजे के ऊपर बैठा रहना पड़ता है एंड साथ ही साथ आपको सर्व भी करना पड़ता है। तो इसलिए मुझे लगता है कि अगर हमारा एक सर्वेंट होता तो डेफिनेटली हमारा काम काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाता। कहीं ना कहीं जो मोरुशा था वो भी चाहता था कि एक छोटा सर्वेंट भी हो जो कि उसके अंडर में काम करे और मोरुशा उससे थोड़ा सा अपना काम करा सके। जो लू फेंग था वो कहीं ना कहीं मोरुशा के इंटेंशंस को समझ चुका था क्योंकि आफ्टर ऑल जो मोरुशा था वो एक सेक्टर बीस्ट था जो कि एक इटर्नल ट्रू गॉड लेवल का वॉरियर है जो कि डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है और इस तरीके के एक नोबल क्रिएचर से लू फेंग कब तक एक सर्वेंट वाला काम कराएगा। उसे भी ये सारे काम करने के लिए अच्छा नहीं लगता होगा, लेकिन आफ्टर ऑल वो लू फेंग का सोल स्लेव है इसलिए वो मना भी नहीं कर सकता। जो लू फेंग होता है वो स्माइल करता है और कहता है चलो ठीक है अगले कुछ दिनों के अंदर मैं एक सर्वेंट रिक्रूट कर लूंगा। वही जो मोरुशा होता है वो स्माइल करते हुए कहता है अरे मास्टर इतनी भी जल्दी नहीं है, आप आराम से कर सकते हो। इसके बाद वो ब्लैक जेड टाइगर को लेने के लिए चला जाता है। उसी टाइम के अंदर जो ब्लैक जेड टाइगर होता है वो अंदर आ जाता है और वो अंदर आते ही सबसे पहले लू फेंग को ग्रीट करता है। लू फेंग होता है वो मुए की तरफ देखते हुए कहता है कि तुम मेरे से मिलने के लिए क्यों आए हो। जो ब्लैक जेड टाइगर होता है वो लू फेंग से कहता है कि सुप्रीम लॉर्ड आपने मुझसे कहा था कि मैं आपसे एक बार मदद मांगने के लिए आ सकता हूँ। जो लू फेंग होता है वो इसकी तरफ देखता है और स्माइल करते हुए कहता है अरे हाँ मैंने कहा था, मैंने तुमसे प्रॉमिस किया था, लेकिन याद रखना जो मेरा प्रॉमिस है वो काफ़ी ज़्यादा वैल्यूएबल है, तो क्या तुम मेरे प्रॉमिस को अभी इस वक्त इस्तेमाल करना चाहते हो। जो मोहे होता है वो जानता था कि जो लू फेंग है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा बंदा है, ये यही बंदा था जिसके ऊपर जो मोयोहे था वो भरोसा कर सकता था। इसलिए जो मोयोहे होता है वो अपने हाथों को फ्लिप करता है, तुरंत उसके हाथों के अंदर एक छोटा सा ग्रे हैमर आ जाता है। ये वेपन लू फेंग को दिखाते हुए कहता है सुप्रीम लॉर्ड ये मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खोज है। लू फेंग इस वेपन की तरफ देखता है तो थोड़ा सा शॉक हो जाता है क्योंकि एक इटर्नल ट्रू गॉड लेवल का वेपन था। लू फेंग उस पर्सन की तरफ देखता है और कहता है कि तुम्हें डर नहीं लगता कि मैं तुमसे ये वेपन छीन लूंगा। मोही कहता है कि नहीं सुप्रीम लॉर्ड मुझे आपके ऊपर पूरा भरोसा है एंड वैसे भी आज नहीं तो कल कोई ना कोई मेरे से ये वेपन छीन ही लेगा, इसलिए ये मैं आपको देना चाहता हूँ। मैं बस आपसे एक चीज मांगना चाहता हूँ कि आप मेरे 3 बच्चों में से किसी एक बच्चे को अपना डिसाइपल बना लीजिए। उसके बाद जो लू फेंग होता है वो उस हैमर को ले लेता है और उस हैमर की तरफ देखता है एंड फिर उस हैमर की तरफ देखते हुए कहता है ये इंडीड एक ट्रू गॉड लेवल का वेपन है
एंड इसकी जो कीमत है ये लगभग लगभग 6000 कॉस्मिक सैंड के आसपास होगी। ये जो चीज है इसे हमें काफी ज्यादा किस्मत से मिली होगी। इस चीज को बेच भी तो सकते थे। अभी जो ब्लैक जेट टाइगर होता है वो कहता है कि मैं इस चीज को बेच सकता था, लेकिन जैसे ही मैं इसको बेचता किसी न किसी को पता चल जाता कि मैंने इस चीज को बेचा हुआ है। जो पावरफुल लोग हैं वो डेफिनेटली मेरे पीछे आते हैं मुझे मारने के लिए, मेरे से मेरे पैसे लूटने के लिए। तो इसलिए मेरे दिमाग में बस उस वक्त एक ही ख्याल था कि आप ही हो जिसे मैं ये चीज दे सकता हूँ और आपके साथ ये डील कर सकता हूँ। इसके बाद जो लू फेंग होता है वो जोर जोर से हंसने लग जाता है, जिसके बाद वो उस हैमर को साइड में रख देता और कहता है कि मैं कोई भी डिसाइपल इतने आसानी से नहीं एक्सेप्ट करता। जो व्हाइट टाइगर था वो जानता था कि कोई भी इटर्नल ट्रू गॉड इतने आसानी से कोई भी डिसाइपल नहीं चूज करता। वो डेफिनेटली काफी सारे टेस्ट देते हैं अपने डिसाइपल को, जिसके बाद वो एक डिसाइपल चूज करता है। जो ब्लैक जेट टाइगर होता है वो कहता है मैं जानता हूँ कि कोई भी ऐसा नहीं करता, इसलिए मैं बस इतना चाहता हूँ कि जो सुप्रीम लॉर्ड है वो कम से कम मुझे बस एक चांस दे कि आप मेरे बच्चों को एक बार टेस्ट कर ले। अगर आप उन्हें अपना डिसाइपल नहीं बना सकते तो कम से कम आप उन्हें अपना सर्वेंट बना लीजिए। लू फेंग व्हाइट जेट टाइगर से कहता है कि तुम्हें एक चीज पता होनी चाहिए, मेरे बीच में और ब्लड पाइथन के बीच में किस तरीके की रिलेशनशिप है। तो डेफिनेटली अगर तुम किसी बच्चे को मेरा अगर सर्वेंट बनने के लिए भी भेजते हो तो डेफिनेटली उसकी जिंदगी के लिए खतरा हो सकता है। ब्लैक जेट टाइगर कहता है कि मुझे कोई परवाह नहीं है, एज लॉन्ग एज आप बस मेरे बच्चों को एक मौका दे दे, मैं इसी में काफी ज्यादा खुश हूँ। आफ्टर ऑल अगर वो एक इटर्नल ट्रू गॉड को सर्व करते हैं तो इससे बड़ी चीज उनके लिए कोई भी नहीं हो सकती। लू फेंग कहता है कि इन फ्यूचर मेरी शायद से कॉन्फ्लिक्ट्स और भी काफी सारे डार्क फोर्सेस के साथ हो सकती है, तो मेरे जो दुश्मन है वो और भी ज्यादा खतरनाक हो सकते हैं। तो मेरे जो दुश्मन है वो शायद से और भी ज्यादा खतरनाक हो सकते हैं। ब्लैक जेट टाइगर इस चीज को सुनता है तो काफी ज्यादा शॉक हो जाता है, क्योंकि ऑलरेडी ब्लड पाइथन के साथ जो इसके कॉन्फ्लिक्ट्स हुए थे वो ऑलरेडी काफी ज्यादा अलग लेवल के ऊपर जा चुके थे, और अभी जो शियाव है वो और भी काफी सारे पावरफुल लोगों के साथ पंगे लेने के बारे में सोच रहा है। ये चीज सुन के वो और भी ज्यादा शॉक हो जाता है। उसके बाद ब्लैक जेट टाइगर लू फेंग की तरफ देखते हुए कहता है कि अगर ऐसी बात है इसका मतलब जो सुप्रीम लॉर्ड है वो डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, और अगर मेरे बच्चे आपके साथ रहेंगे तो वो और भी ज़्यादा पावरफुल बनेंगे। कि आफ्टर ऑल कोई भी एक कंफर्ट जोन के अंदर पावरफुल नहीं बन सकता, जब कोई भी पर्सन अपने कंफर्ट जोन के बाहर जाता है तभी जाके वो अपनी एबिलिटीज़ को पहचान पाता है। इसके बाद जो लू फेंग होता है वो और कुछ भी नहीं कहता, वो बस इससे एक ही चीज़ पूछता है कि तुम्हारे कितने बच्चे हैं। ब्लैक जेट टाइगर कहता है कि उसके 3 बच्चे हैं, एंड वो तीनों बच्चों का रिज्यूमे लू फेंग के हाथों के अंदर पकड़वा देता है। उसके बाद लू फेंग रैंडमली उनके तीनों बच्चों के रिज्यूमे को देखता है और फिर कहता है चलो ठीक है, तुम अपने तीनों बच्चों को लेके आओ, मैं उन 3 में से किसी एक को अपना सर्वेंट बना लूंगा। अगर वो मेरे टेस्ट को पास कर देता है तो मैं उसे अपना डिसाइपल बना दूंगा। इसके बाद तुरंत वो जो जेट टाइगर होता है वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और फिर यहाँ से भागते हुए जाता है अपने बच्चों को लेने के लिए। वही जो मोरूशा होता है वो लू फेंग की तरफ देखते हुए कहता है कि मास्टर आप तो काफ़ी ज़्यादा चालाक निकले, आपको तो ये सुप्रीम ट्रेजर भी मिल गया और साथ ही साथ आपको एक सर्वेंट भी मिल गया, इसी बहाने आपका जो प्रॉमिस था वो भी पूरा हो गया। लू फेंग होता है वो हंसता और कहता है मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं 2 दिन के अंदर अंदर एक सर्वेंट रिक्रूट कर लूंगा, देखो ये सब चीज़ें कितनी ज़्यादा तेजी से हो रही है। ये जो मोरूशा होता है वो भी हंसते हुए कहता है मास्टर आप पैसा बनाने में काफ़ी ज़्यादा अच्छे हो। बाद लू फेंग कहता है कि मैं उसका कोई भी फ़ायदा नहीं उठा रहा, आफ्टर ऑल अगर वो मेरा सर्वेंट बनता भी है तो इस चीज़ के अंदर कोई भी बुराई नहीं है, हमारे साथ रह के डेफिनेटली पावरफुल ही बनेगा। मोरूशा लू फेंग से कहता है कि मास्टर मैं आपकी मदद करूंगा ताकि मैं आपके उस सर्वेंट को काफ़ी ज़्यादा पावरफुल बना सकूं। उसके बाद जो लू फेंग होता है वो स्माइल करते हुए कहता है ठीक है, अगर मैंने उसे अपना डिसाइपल बना लिया तो तुम उसके सेकंड मास्टर होंगे। डेफिनेटली मैं उसकी ज़्यादा मदद नहीं कर पाऊंगा बिकॉज जो मेरे मेथड्स है वो थोड़े से अलग है, बट क्योंकि तुम उसके सेकंड मास्टर हो तो तुम उसे ट्रेन कर सकते हो, इस तरीके से वो तुम्हारा भी सर्वेंट रहेगा। जो मोरूशा होता है वो लू फेंग की तरफ देखते हुए कहता है कि मास्टर अगर आप किसी को अपना डिसाइपल बना रहे हो तो डेफिनेटली आपके जो टेस्ट होंगे वो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होंगे। लू फेंग बस इस चीज़ को देख के स्माइल कर देता है। हम लोगों को व्हाइट टाइगर देखने के लिए मिलता है जो कि अपने घर जाता है, जो कि एक छोटी सी गुफा थी। इस गुफा को उसने लगभग 1000 जॉस क्रिस्टल से खरीदा था। इसी गुफा के अंदर उसके 3 बच्चे रहते थे। उसके तीनों बच्चे उसके फादर को देख के काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं क्योंकि उनको पता था कि आज उसके जो फादर है वो लॉर्ड लू है से मिलने के लिए जा रहे हैं। के बाद उनके फादर उनके बच्चों की तरफ खुशी के साथ एक स्माइल के साथ देखता है। काफ़ी ज़्यादा लकी है कि लॉर्ड लू है हमारी लाइफ के अंदर आए। वो तुम तीनों में से किसी एक को अपना सर्वेंट बनाने के लिए तैयार हो गए, इवन वो तुम तीनों में से किसी एक को अपना डिसाइपल भी बना लेंगे अगर तुम उसके टेस्ट को पास कर लेते हो। उसके तीनों बच्चे इस चीज को सुनते हैं तो डेफिनेटली काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं क्योंकि गाइस एक इटर्नल ट्रू गॉड इतने आसानी से अपना कोई भी डिसाइपल नहीं चूज करता, एंड ऑफ कोर्स एक अपॉर्चुनिटी मिलना भी एक बहुत बड़ी बात होती है। एंड जहाँ तक कि लू फेंग की बात है, अगर लू फेंग ने वो ट्रेजर इन लोगों से लिया है तो डेफिनेटली लू फेंग इन लोगों का नुकसान तो नहीं होने देगा। एट द एंड वो इनमें से किसी एक को अपना सर्वेंट तो बना ही लेगा। वो जो है कहता है कि तुम्हें काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और काफ़ी ज़्यादा ध्यान से उन टेस्ट को पास करना पड़ेगा कि आफ्टर ऑल तुम तीनों में से कोई एक ही बंदा होगा जो कि मास्टर का डिसाइपल बनेगा। उसके जो तीनों बच्चे होते हैं उनकी आंखों के अंदर एक चमक देखने के लिए मिल सकती थी, जो कि उठ के खड़े हो जाते हैं और कहते हैं हम जानते हैं फादर की अपॉर्चुनिटीज जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा रेयर होती है, लेकिन हम इन अपॉर्चुनिटीज को सीज करने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। एंड इसी के साथ आज का ये जो
चैप्टर होता है ये यहीं पे खत्म होता है। होप करता हूँ कि आपको ये पसंद आया होगा। इस चैप्टर को डालने के लिए थोड़ा सा लेट हो